जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। पहली बात तो हम आप सभी से क्षमा चाहेंगे, ठीक है, कि पिछले 4-5 दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई मैथ्स की। इसके पीछे का कारण जो था वो एक बहुत बड़ा कॉज था, और बड़ा कॉज ये था कि हमारे बीच एक ऐसे पर्सन नहीं रहे जो बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करते थे, और बहुत अहम भूमिका थी उनका हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका हमारे विक्रमजीत सर के जीवन में। तो सबसे पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप जो है कुछ सेकंड्स के लिए उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। विक्रमजीत सर के फादर की तबीयत जो है वो काफ़ी समय से ख़राब चल रही थी, और बहुत ज़्यादा ही उनकी तबीयत अचानक से चंद दिनों के अंदर ख़राब हो गई, जिसके वजह से विक्रमजीत सर और उनकी पूरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब थे। मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल। उन्होंने देश की सेवा भी की, मिलिट्री में रहकर, आर्मी में रहकर, और पूरा अहम योगदान उनके पिता ने जो है हमारे देश के सेवा में लगाया, हमारे जीवन में लगाया, और एक बैकबोन थे वो कहीं ना कहीं विक्रमजीत सर के। और अपने आंखों के सामने उनको जाते देख किसी को भी यकीन नहीं हो पाया कि अभी ठीक थे। 10 दिन पहले यहाँ आए, स्टूडियो देखा, गुरुकुल देखा, ऑफलाइन की क्लासेस देखी, बच्चों से मिले, और सिर में थोड़ा सा दर्द जो है वो उत्पन्न हुआ, और उसके बाद हॉस्पिटल में बहुत कोशिश की, सभी डॉक्टर्स ने अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्हें बचा नहीं पाए। और परसों रात में, परसों शाम में जो है वो हमारे बीच नहीं रहे, और इस देश को, दुनिया को छोड़कर चले गए। तो सबसे पहले मैं आप सभी से दुआ करूंगा, एक छोटी सी विनम्र निवेदन है मेरी आप सभी से कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप उनके आत्मा के लिए, शांति के लिए जो है 2 मिनट का, 1 मिनट का जो है मौन रख लें, उनके लिए दुआ करिए कि उनके जो है जल्दी से सभी फैमिली मेम्बर्स रिकवर हो जाएं, सभी जो है थोड़े से सदमे से बाहर आ पाएँ, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सदमा है जो कि सबको झटका लगा है। मेरे पिता जैसे थे वो, और मेरे सर से भी एक तरीके का साया उठ चुका है। जिस तरीके से विक्रमजीत सर अभी सबसे ज़्यादा टूटे हुए हैं, कोई समझ नहीं सकता है। तो इस वजह से क्लासेस सभी की ऑफ थी। तो मैं आप सभी से दुआ करूंगा कि आप जो है चंद मिनट के लिए अपने मन में उनके आत्मा को स्मरण करें, और उनके शांति के लिए जो है वो दुआ करें। ठीक है भाई, आप सभी जो है मेरे साथ साथ अपने मन में कुछ सेकंड का ब्रेक लें और दुआ करें कि उनकी आत्मा की शांति मिले। और साथ में आप सभी बच्चों से मेरा एक और विनम्र निवेदन है कि आप जो है विक्रमजीत सर को अभी फ़ोन ना करें, बार बार उन्हें परेशान ना करें किसी भी तरीके से। अगर किसी के पास उनका पर्सनल नंबर है तो वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, ऑलरेडी उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, और इस दुख को कोई समझ भी नहीं सकता है। एक बेटे के सर से जब उसके पिता का साया उड़ जाए तो वो सबसे बड़ा बैकबोन होता है। तो इसलिए मैं आप सभी से बोलूँगा कि अभी उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना करें। आपके सेवा में हमारा इंक्वायरी नंबर हाजिर है, आप किसी भी तरीके से पूछेंगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। किसी भी तरीके से हमारी पूरी की पूरी टीम लगी पड़ी है। तो आप सभी विनम्र तरीके से, जो उनके बैचेज में भी पढ़ रहे हैं, जितना उन्होंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ें, जो उनके बुक से पढ़ रहे हैं उनके बुक्स को अच्छे तरीके से आप रीड करें। बहुत अच्छे कंसेप्ट उन्होंने अपने बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हर जगह पर उन्होंने पढ़ाया, यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो बस आप उनके कंसेप्ट को भी पढ़ें, कुछ समय में वो जल्द हमारे सामने हाजिर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आज की वीडियो को लेके। तो आज की वीडियो में 2 बातें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 होगा दोस्तों, ठीक है, कि मैं आपको आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उसमें सैलरी कितना मिलता है, पावर कितना मिलता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम क्या होता है, एज क्या होता है, हर चीज़ जो है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी आज की वीडियो में। और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने 60 दिन 60 मैराथन के स्पेशल एपिसोड, यानी एवरेज को, ठीक है। एवरेज को हम स्टार्ट करेंगे। एवरेज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, एक एक बात को समझने वाले हैं, क्योंकि ये देखो 60 दिन 60 मैराथन है ना, मैंने पहले भी कहा है कि एक इमोशन है, एक इमोशन है ये, जो आपके 60 दिन 60 मैराथन सिलेबस से पूरा का पूरा मैथ खत्म कराएगा, आपके सीजल सीएचएसएल में आपको उच्चतम स्कोर दिलाएगा और आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम आदित्य रंजन है, और मैं खुद सीजल सेलेक्टेड हूँ। 2019 में मेरे 644 स्कोर हैं 700 में, और YouTube पर मेरी दोनों स्ट्रैटेजी की वीडियो अपने आप में नंबर 1 पर हिट होती हैं। आप सिर्फ मेरा CHSL स्ट्रैटेजी वर्ड टाइप करेंगे तो आपको मेरी CHSL की स्ट्रैटेजी की वीडियो मिलेगी, सीजल का टाइप करोगे सीजल मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने उसको प्यार दिया है। जिन्होंने अभी तक स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है वो उसको ज़रूर देखें। और साथ में आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के
पोस्ट के बारे में। सैलरी क्या है, पावर कितनी है, बंदूक मिलेगा नहीं मिलेगा, जो बातें आप लोगों की होती हैं, यूनिफॉर्म होगा नहीं होगा, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, कितने टाइम तक पोस्टिंग होगी, इसके प्रमोशंस के एस्पेक्ट क्या क्या हैं, क्या आप यूपीएससी कैडर में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, हर वो बात को। तो उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें अपनी ईमानदारी से। इसलिए शेयर कर दें ताकि जितने भी बच्चे हैं जो वंचित हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इसके बारे में जाने, उनके मन में एक छोटी सी अलख पैदा हो, ठीक है, कि वो जो है एक तरीके से तैयारी कर सके। हर कोई जो है इस समय बीमार है, परेशान है, दुखी है, लेकिन एक छोटा सा कोई ऐसा वीडियो मेरा उनके पास पहुंच जाए जिसकी वजह से उनके जीवन में एक माध्यम मिले, मोटिवेशन मिले और वो अपने लाइफ में तैयारी करके आगे बढ़े। ठीक है, तो आप इस कारण से मेरी वीडियो को शेयर करो, ना कि इस कारण से कि मुझे आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो आप दूसरों को भी वैल्यू पहुंचाने की कोशिश करो। मुझे यहाँ पर चिल्लाना नहीं आता, मुझे यहाँ पर रोना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, जो बात होती है मुद्दे की बस मैं वो बोलता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए हर जगह पे ताकि सभी का भला हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट लुक्रेटिव पोस्ट इन एसएससी सीजीएल कौन सा है। आप जैसे कि पीछे पैसे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, इनकम टैक्स सुनते ही हमारे मन में जो है स्पेशल इस तरीके से पूरी भावनात्मक चित्र बन जाती है कि भैया इनकम टैक्स है यानी पैसा होगा। ठीक है, इनकम टैक्स यानी क्या हो गया, पैसा हो गया। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार में और यूपी में, तो बिहार और यूपी में यही आइडियोलॉजी होती है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि हम विदेश मंत्रालय यानी एमईए में हैं, तो वो आपकी शायद बात को उस तरीके से ना समझ पाए। लेकिन चूंकि अगर आप बोलते हैं भैया हम इनकम टैक्स में है, तो बस इनकम टैक्स सुनते ही अपने आप में ये शब्द काफी होता है। वो आगे ये नहीं पूछते कि तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या तुम टैक्स असिस्टेंट हो। इनकम टैक्स क्या हो, मतलब पैसा छाप रहा है, जरूर छाप रहा है, गाड़ी वाड़ी होगा, बंगला होगा, अकाउंट में बैलेंस होगा, लाखों करोड़ों रुपए होंगे। ये माइंड में ऐसा चित्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भाई साहब जो है पूरा का पूरा नोटों का गड्ढी गिन रहे हैं। इनकम टैक्स का कुछ प्रोफाइल ही ऐसा होता है। एक एक बात को हम समझेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। जैसे सबसे पहले बात, इनकम टैक्स है क्या? तो इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है, उसमें क्या पोस्ट आपको मिलेगा सीजीएल के माध्यम से, तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का मिलेगा। क्लैरिटी रख लेना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अलग होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर अलग होता है। आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप दो जगह से जा सकते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल का पेपर देके और दूसरा हो गया यूपीएससी का पेपर देके। अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देंगे तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, और अगर आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपकी ज्वाइनिंग एसएससी से कहां पर लगेगी और यूपीएससी से आपकी ज्वाइनिंग कहां पर लगने वाली है। इसके अलावा वीडियो में दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो पावर के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना पावर दिया जाएगा, आपको रिपोर्ट किसको करना है, आप कहां पर रेड लगा सकते हो और आपको क्या क्या काम होगा। थर्ड नंबर पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, ग्रेजुएट होना जरूरी है या 12th पास होना जरूरी है, हर उस बात को समझेंगे। वर्क प्रोफाइल के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि जैसे कि मैंने कहा इनकम टैक्स सुनते ही माइंड में चित्र क्या बन जाता है, माइंड में चित्र ये बन जाता है कि अरे भैया ठीक है इनकम टैक्स का होगा मतलब पैसा पैसा पैसा, रेड मारना है। लेकिन सारे काम रेड मारने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे काम होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग तरीके से भी करना होता है, वो हम यहाँ के वर्क प्रोफाइल में भी समझेंगे। उसके अलावा बात करते हैं ट्रेनिंग की, और जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सैलरी। सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है, देश की सेवा करनी है, तो आप इन दो दिए गए परीक्षाओं से जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है एसएससी सीजीएल। मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं। यानी जो बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर हैं, वो एसएससी सीजीएल के पेपर को निकालकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चयनित हो सकते हैं। और दूसरा हो गया हमारा यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में आप बखूबी वाकिफ हैं, पेपर क्या होता है, साल में एक बार होता है। ठीक है, डिटेल में कभी यूपीएससी के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अब एसएससी सीजीएल के माध्यम से अगर किसी भाई को मेरे जाना है और इनकम टैक्स में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये 4 पेपर्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अपने माइंड में एक बात को ढाल लो। अगर मानो कि 70,000 रुपए की तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए, तो ऐसे नहीं है कि गए और जाकर उठा लिया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे लगता है थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है। सीजीएल में अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला कोई पोस्ट है तो वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप किसी भी साल का हिस्ट्री उठा के देख लो, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, सबसे ज्यादा अगर किसी की कट ऑफ जाती है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही जाती है। तो प्री में आपके होते हैं 4 पेपर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और ये 4 पेपर 200 नंबर का होता है। इस 200 नंबर को आपको देना होता है। इसकी कट ऑफ आती है 130, 140, 150, कभी इस तरीके से रहती है। उसके बाद आपको यहां पर क्वालिफाई करके मेंस देना होता है। मेंस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए मैथ और इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, 2 घंटे के, आपको उसको देना होता है। फिर प्री और मेंस का आपका कंबाइंड कट ऑफ आता है। फिर आप जाते हैं डिस्क्रिप्टिव देने। डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 पेपर्स होते हैं, एक एस्से हो गया और एक आपका प्रेसिस या लेटर हो गया।
ठीक, आपने प्री दे दिया, आपने मेंस दे दिया, आपने डिस्क्रिप्टिव दे दिया, सभी में आपका अच्छा स्कोर है, तो उसके बाद आपको टीयर 4 देना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या इनकम टैक्स में सीपीटी की या फिर डीईएसटी यानी टाइपिंग की आवश्यकता है? तो नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है किसी भी तरीके से। टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। टैक्स असिस्टेंट के लिए जरूरी है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जरूरी नहीं है। मतलब आप प्री दो, आप मेंस दो, डिस्क्रिप्टिव दो, सभी में हाई स्कोर लेके चलो, शुरू से बहुत ज्यादा नंबर का जो है वो लीड लेके चलो, और उसके बाद जो है आप यहां पर बढ़िया तरीके से इनकम टैक्स के लिए चयनित हो सकते हो। और लास्ट स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां पर आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई एसएससी के ऑफिस में करवाना पड़ता है। इसमें कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि सर क्या इंटरव्यू होता है? तो नहीं भाई, इंटरव्यू नहीं होता। मोदी गवर्नमेंट जब से आई, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई, उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू पोस्ट हटा दिया, क्योंकि इनकम टैक्स ग्रुप सी में आता है, ग्रुप बी में भी नहीं आता। इस बात को ध्यान रखेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी पोस्ट है, और ग्रुप सी पोस्ट और ग्रुप बी पोस्ट के सभी से इंटरव्यू हटा दिए गए हैं। पहले क्या था कि ग्रुप बी में भी, ग्रुप सी में, सब जगह इंटरव्यू थे, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि भैया कौन सी नौकरी दे रहे हो? अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दे रहे हो तो इसमें इंटरव्यू की क्या जरूरत है? फालतू की घोटाले होंगे, धांधलेबाजी होंगे, उससे बढ़िया है इंटरव्यू को हटाओ। और इंटरव्यू को हटाने के बाद वो डिस्क्रिप्टिव का चयन लेकर आए कि बच्चा अगर एक अच्छा ढंग से एसएस लिखना जानता है, एक लेटर लिखना जानता है, तो जो 100 नंबर तुम इंटरव्यू में देते हो उससे बढ़िया 100 नंबर का पेपर करवा दो, बच्चा इसमें खुश हो जाएगा। जिस तरीके से जिसने नंबर लिखा होगा, पेपर लिखा होगा, वो आराम से जो है उसको नंबर दो। कल के दिन उसको लगता है कि नहीं यार मेरे नंबर कम आए, ज्यादा आए, तो कम से कम आरटीआई डालकर अपनी कॉपी तो मंगा सकता है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर में फिजिकल टेस्ट होता है, अदर डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता। ना कहीं भागना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं दौड़ना है, कुछ भी नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। टाइपिंग की टेस्ट होती है क्या सर? नहीं सर, कोई टाइपिंग की टेस्ट नहीं होती है। सीएसएस का पोस्ट है, उसमें टाइपिंग चाहिए होता है, विदेश मंत्रालय के पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए होता है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं चाहिए होती। मतलब आपको सभी चीजों से मुक्ति है, बस काम इतना करना है कि हर पेपर में उच्चतम स्कोर लेके चलना है ताकि आप चयनित हो पाए। उसके बाद बात करते हैं पावर कितना है। तो आप रूबरू हैं इस पोस्ट से, इसमें खतरनाक पावर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको अच्छे अच्छे लेवल से दोस्ती होती है। जैसे मानो जिस दिन आपका इनकम टैक्स का रिजल्ट आएगा तो उसी दिन आपका एक ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में भारत में जितने भी उस साल के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्टेड है वो सभी के सभी जुड़ जाएंगे। कोई कोलकाता में किसी की पोस्टिंग होगी, किसी की मुंबई में होगी, किसी की कहीं और पर, किसी अलग अलग देशों में होगा। एक तरीके से चंद पल भर के पहले, रिजल्ट आने के पहले आपके कोई दोस्त नहीं थे, और रिजल्ट आने के बाद पूरे इंडिया में सभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स जो है वो आपके फ्रेंड हो जाएंगे। जब आप डिपार्टमेंट में काम करना शुरू करेंगे तो आप सीधा रिपोर्ट करते हैं कमिश्नर को। इनकम टैक्स कमिश्नर ही डायरेक्ट आपके ट्रेनिंग में आते हैं, तो वहां से भी आपकी पहुंच जो है बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर शुरू हो जाएगी। किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस हो जाते हैं। कुछ पल पहले यूं समझ लो कि अगर पेपर पर भी साइन करवाना पड़ता था तो लाइन में लगे होते थे, जाकर लोगों से पूछना होता था, बात करनी होती थी, 10 घूस कहानी देनी पड़ती थी। लेकिन चंद दिनों के अंदर आप पूरे भारत में छा जाएंगे, आपकी पकड़ हर जगह पर होगी, ठीक है। यहां तक कि अगर आपके पड़ोसी को भी पता और वो करोड़पति है और उसको पता है कि इनकम टैक्स में है, तो वो भी थोड़ा संभल कर चलेगा कि भैया कहीं अगला हम पे रेड ना मरवा दे, ठीक है। इस बात से भी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। आपका जो नाम का आईडी कार्ड ही है ना, वो पूरे भारत में काफी है। कहीं पर भी आपकी पहचान को कराने के लिए आपको कुछ नहीं दिखाना, बस आयकर विभाग लिखा अपने आप में शब्द आज के समय में काफी है। क्योंकि आज के समय में टैक्स की चोरी हो गई, पैसे की चोरी हो गई, हर कोई करता है। सरकार से पैसे बचाने की हर किसी की नीयत होती है, इस वजह से वो सबसे ज्यादा डरते हैं। ईमानदार आदमी कभी नहीं डरता, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। बात करते हैं पैसे के बारे में, तो बिल्कुल 2 सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो डायरेक्ट जो आपको गवर्नमेंट देती है, हर महीने अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं सैलरी के रूप में, और दूसरा जो इनडायरेक्ट है, जो मैं यहां डायरेक्टली नहीं बोल सकता बट आप समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट माध्यम से किस तरीके से पुरानी प्रथा है, चलते आ रही है, ठीक है। करप्शन जो है वो एक पार्ट है, तो उस करप्शन के कहीं ना कहीं आप भी भागीदार होंगे अगर आप भी इनकम टैक्स में ऊपरवार लेंगे तो। खैर मैं ये नहीं बोलूंगा आपको लेना सही है या गलत है, वो आपकी चॉइस है। जैसे डॉरी सिस्टम में दहेज प्रथा है, वो आपकी चॉइस होती है कि आप लेते हैं नहीं लेते हैं, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, पैसे बहुत हैं। अगर आप चाहो तो आप एक दिन में भी, जैसे मेरा एक दोस्त है, खुद है, स्टूडेंट भी है, उसने बताया कि सर हमारा 2018 से वो सेलेक्टेड है। जब वो गए पहले दिन तो उनको ट्रेनिंग में ये बोला गया, उनके जो कमिश्नर है उन्होंने आके ये बात कही कि देखो भैया बात ऐसी है कि तुम्हारे ऐसे भी दिन आएंगे जिस दिन तुम्हें पहले ही दिन इतनी पैसे ऑफर कर दिए जाएंगे जितने तुम्हारे पूरे 1 महीने की सैलरी है, तो अभी थोड़ा संभल कर चलना, 2-3 महीने बाद जो है अपना देख लेना। यानी अपना देख लेना कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरा दोस्त ये बोल रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या ये चाह रहे हैं कि मतलब तुम्हें लेना है, या कहना ये चाह रहे हैं तुम्हें नहीं लेना है।
तो ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। बट हाँ, पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, पावर भी है, पैसा भी है, और सोशल स्टेटस समाज में बहुत ज्यादा है। अगर आप एसएससी सीजीएल में किसी भी पोस्ट में अगर आप लग रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो पोस्ट है वो इनकम टैक्स की ही है, और उसके बाद दूसरा विदेश मंत्रालय है। ठीक है। थर्ड बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। आप कैसे एलिजिबल होंगे दोस्त, आप इस इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी। हर कोई तो एलिजिबल नहीं हो सकता ना, ठीक है, कि जो मर्जी आया वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेगा, बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने ऑनर्स किया है या बीटेक किया है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए भर सकते हैं, सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। और उम्र जो है वो 30 साल तक है, 30 साल के बाद आप नहीं भर सकते। कुछ अलग अलग कास्ट में जो रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा, जैसे ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, और अदर लोगों को भी। आप सभी का टारगेट जो है वो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो एक ऐसी जानकारी है जो आपको किताबों में नहीं मिलने वाली है, जो आपको किसी दोस्त से नहीं पता चलने वाला है। अगर पता चल रहा है तो आपको हमारी वीडियो से चल रहा है, और ये बात आप भी जानते हैं। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम उतना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको बताएंगे, सही चीजों का मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आपका विजन क्लियर हो सके, और जो सपना है आपका बनने का, उस सपने को आप हकीकत में बदल सको। तो आप सभी जो है हर जगह पे एक पल का अपने अंदर का हट हटाकर वीडियो को तुरंत भावनात्मक रूप से जरूर शेयर करो, हर किसी को शेयर करो, क्योंकि अगला स्टूडेंट भी आपके वीडियो के लिए वेट कर रहा है। आप बहुत ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होते हैं, बहुत ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होते हैं, आपको पता है कि आप वहां शेयर कर सकते हो, तो बस वो शेयर कर दो, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाएं। वर्क प्रोफाइल की बात करें यहां पर, तो चूंकि ये ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप बी भी नहीं है, स्मिथ में नहीं रहेंगे, ग्रुप सी पोस्ट है, और यहां पर जो सैलरी है वो 4600 ग्रेड पे है। बहुत बच्चों को ये ग्रेड पे शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा, सीधा बोलते भैया ग्रेड पे छोड़ो, हमको सैलरी बताओ कितना दोगे, 20 दोगे, 30 दोगे, 50 दोगे, 1 लाख रुपए दोगे। तो देखो, गवर्नमेंट का एक टैक्सेशन सिस्टम होता है, एक पैसे देने का सिस्टम होता है, और सिस्टम में क्या होता है, जैसे एसएससी सीजीएल की बात करोगे तो आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 की है, 4400 की, 4600 की, 4800 की भी है। 4400 की नहीं है, 4200, 4600, 4800 की है। 4800 डबल ए, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, और 4600 में आपको ये सभी आ जाते हैं। 4600 की राइट नाउ जो अभी सैलरी चल रही है वो 70-80 के करीब में चल रही है, ठीक है, और वो शहर टू शहर भी डिपेंड होता है। अगर एक बंदा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लक्षद्वीप में है और दूसरा मुंबई में है, तो मुंबई वाले की सैलरी ज्यादा होगी, लक्षद्वीप वाले की कम होगी, क्योंकि जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस और डियरेंस अलाउंस जो होता है, वो वहां पर उस पर्सन को बैठे को ज्यादा मिलता है। 8%, 16%, 24% होता है, जो जितने महंगे शहर में उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है महंगाई के कारण, ठीक है। बात करते हैं यहां पर काम करने के बारे में, तो इनको काम क्या करना होता है, दो तरह के काम होते हैं, एक होता है असेसमेंट, दूसरा होता है नॉन असेसमेंट। असेसमेंट में अगर बात करेंगे तो जैसे ये सभी के इनकम टैक्स के रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं कि भैया फलाने आदमी ने कितना भरा, फलाने आदमी ने कितना भरा, कितने कितने सैलरी इन लोगों ने भरी है, ठीक है, और कितना कितना टैक्स गवर्नमेंट को इन्होंने दिया है। इस वजह से अभी आप देख रहे होंगे कि आपके पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जा रहा है, इस वजह से, ताकि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर पाए कि आपका अकाउंट जो है, आपका पैन कार्ड कितने अकाउंट से लिंक है, आप कितना कितना पैसा किस किस अकाउंट में रखे हुए हो, आप सरकार को दे रहे हो इनकम टैक्स के रूप में पैसा या नहीं दे रहे हो। तो इन चीजों का जो वेरिफिकेशन होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं टीडीएस के क्लेम के बारे में। टीडीएस का भी क्लेम्स क्या होता है ये ध्यान रखते हैं, जैसे आपको अगर नहीं पता तो टैक्स को रिटर्न भी मंगाया जाता है। जैसे जितने लोग एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर 10 लाख रुपए मिले, लेकिन वो 10 लाख के 10 लाख मैंने खर्च कर दिए और इसी एजुकेशन में ही खर्च किया, तो उसका मैं क्लेम करता हूं कि भैया मुझे आईटीआर वापस दो, इनकम टैक्स रिटर्न वापस दो, वो भी मुझे मिलता है। तो इन सभी चीजों का लेखा जोखा कौन रखता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखती है। नेक्स्ट यहां पर आ गया रिफंड ऑफ कंपनीज, जो कि मैंने आपको बात की कि कंपनी को रिटर्न भी देना होता है। बहुत बच्चों को यही पता होता है कि यार सरकार तो सिर्फ हमसे टैक्स ही लेती है, ऐसा नहीं है। अगर मानिए कि मैंने महीने के 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख के 10 लाख मैंने लोगों को तनख्वाह देने के रूप में दे दिया, कि जैसे मानो 1 लाख रुपए मैंने किराया दे दिया, 1.5 लाख रुपए मैंने वर्कर्स की सैलरी दे दी, बाकी चीजों का मैंने बच्चों को बुक बांट दिया, तो क्या होगा कि जो मेरा टैक्स लग रहा है वो मुझे वापस मिल जाएगा। जो 60-70 हजार रुपए मेरे टैक्स में आएंगे वो वापस आ जाते हैं, उसके लिए मुझे आईटीआर भरना पड़ता है। तो ये सभी चीजों का भी लेखा जोखा कौन रखता है, इनकम टैक्स रखती है। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों पर भी जो नजर है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है असेसमेंट के रूप में, ठीक है भाई। सभी वीडियो शेयर कर दो, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप लोग को अच्छा कंटेंट चाहिए, वाकई में शब्द मेरे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, मुझे ज्यादा चिल्लाना नहीं आता है, ज्यादा मुझे बात करनी नहीं आती है, लेकिन आप लोग को कंटेंट देना जो रेलिवेंट अप्रोप्रिएट होगा, जो जेन्युइन गाइडेंस होगी एक बड़े भाई की तरह, वो मैं जरूर करूंगा। तो हर जगह पर वीडियो शेयर कर दो।
ठीक है, पोस्ट डिटेल खत्म होने के पहले 1000 लाइव चाहिए दोस्त। उसके बाद बात करते हैं नॉन असेसमेंट के बारे में। तो नॉन असेसमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रेड। रेड मारने के लिए सबसे ज्यादा आप एक तरीके से ऐसे समझो कि आपके मन में सबसे उत्सुकता होती है। ये तो सभी काम होते हैं जो डेस्क जॉब होते हैं, जो आप अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं, इसके लिए कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक फील्ड जॉब होता है, वो है आपका रेड। ठीक है, जैसे आपने एनालाइज कर लिया, आपने पूरा का पूरा एकदम अपना जाल बिछा लिया, जैसे अभी कोई पीयूष जैन या आयुष जैन जो भी थे कानपुर में, पूरा का पूरा अपना डिपार्टमेंट सोच समझ के रहती है कि हाँ भैया इसके पास इतने की वेल्थ होगी, ऐसा होगा, इस तरीके से इसने कमाया होगा, चलो इसके ऊपर जो है बढ़िया से रेड मारते हैं। ऐसा नहीं कि आज मन बनाया उनके ऊपर रेड मारना है तो चले जाएंगे। पूरी एक असेसमेंट होती है, वारंट निकलता है, उस वारंट के तहत आपका पूरा का पूरा एक ऊपर से लेके नीचे तक हर ऑफिसर के सिग्नेचर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और आपको पूरा अधिकार दिया जाता है, तब आप वहां से जाते हैं वारंट लेकर और आप वहां पर रेड मारते हैं। और रेड सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे की नहीं होती है मेरे भाई। जब तक अगले के पूरे पैसे तुमने वसूल नहीं कर लिए ना, तब तक उसके घर पे रेड पड़ी होती है। दीवारें तोड़ दी जाएंगी, पाइप तोड़ दिया जाएगा, जहां से हो सके वहां से पैसे निकाले जाएंगे, फोन टैप लाइन्स एवरीथिंग कट आउट हो जाता है और बढ़िया तरीके की रेड चल रही होती है। इसीलिए कहा जाता है यही रेड में अगर मानो आपने 1000 करोड़ का रेड मारा, तो अगला बंदा जो है कहीं ना कहीं उसका 10% 20% तो आपको ऑफर कर ही देता है कि सर इतना ले लीजिए और बाकी पैसा छोड़ दे दीजिए। तो आपको पता है कि अगर 100 करोड़ का 10% आपको ऑफर हो रहा है, तो आप खुद समझदार है, कैलकुलेट करने के लिए इतना मैथ तो आप पढ़ते ही हैं कि आपको एक दिन में कितना रुपया मिल गया। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होता है, इतनी बातें नहीं देखी जाती हैं, वो आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो यहां पर सैलरी है वो कम से कम राइट ना, वो भी 70-72 हजार से ऊपर की है। ठीक है, और यहां पर आपको एक और बात बताऊं तो पूरे सीजीएल में 2 ही पोस्ट हैं जो आपको पेट्रोल बिल देते हैं और मोबाइल बिल देते हैं। वो आपका एक हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और एक के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, पेट्रोल बिल क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर आप पहले की बात करोगे, आज से 10-15 साल पहले, तो हर किसी के पास बाइक नहीं थी, हर किसी के पास जो है वो कार नहीं थी, और अलग अलग दफ्तरों में जाकर अलग अलग काम कराने होते थे। तो सरकार उस समय आपको ट्रैवलिंग का अलाउंस देती थी, वो पेट्रोल बिल के नाम पे, कि आप जा रहे हैं तो महीने का आपका 30 लीटर फिक्स कर दिया गया है और 30 लीटर का आपको पैसा दिया जाएगा। तो राइट नाउ अभी 2500-2600 रुपए जो है वो सैलरी के अलावा पेट्रोल बिल पे अलग मिलते हैं। और मोबाइल डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है, बट अभी भी मोबाइल बिल जो है आपको मिलता है। और इसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है, यानी जो आप रहते हैं जिस शहर में, आपका जो किराया आता है वो भी आपको दिया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ना, वो ये है प्रमोशन। इस बात को ध्यान रखो, हमेशा अपने माइंड में इस बात को फिट कर लो। आप जैसे ये बात सोचते हो ना कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में लगे तो आजीवन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जिस तरीके से सरकार को अपनी सेवाएं देते रहते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान होता है कि अगला हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। और उसी तरीके से आपका यहां पर प्रमोशन भी चल रहा होता है। सबसे पहले बात करें यहां पर तो टैक्स असिस्टेंट, ये भी सीजीएल के पोस्ट से ही कोई लगता है। ठीक है, उसके बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट। अब देखो सीजीएल में क्या होता है कि आप ऐसे समझो, मानो 700 का पेपर हुआ, तो 700 में मैं अगर आपको ये बोलूं तो 650 जाती है इनकम टैक्स की कट ऑफ, और मानो 600 जाती है आपको टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ। यानी मेरे दो दोस्त हैं, राम है और श्याम है, दोनों ने ऐसे सीजीएल की तैयारी की, दोनों ने पेपर को दिया, राम के नंबर 600 आए और श्याम के नंबर 650 आए। कट ऑफ गई 650, तो श्याम जो है हमारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया और राम उसी एसएससी सीजीएल पोस्ट से बेचारा टैक्स असिस्टेंट बन गया। तो क्या कभी राम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन पाएगा? तो जी हां, बिल्कुल बन पाएगा। एसएससी सीजीएल में जो बंदा टैक्स असिस्टेंट लगता है, 3 सालों के बाद क्या होता है कि उसका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट में लग जाता है। इसकी सैलरी कम है, पावर कम है, सब कुछ है, इसको टाइपिंग का भी टेस्ट देना पड़ता है। 3 सालों के बाद ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता है, फिर उसके 3 सालों के बाद ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। क्यों भैया? क्योंकि इसकी कट ऑफ कम थी, ये कम नंबर लेकर आया था। लेकिन वहीं पर जो हमारा श्याम है उसके नंबर ज्यादा थे, 700 में 650 थे, और कट ऑफ कितनी गई थी? 650। तो ये बंदा डायरेक्ट जो है यहां पर सीधा का सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगता है। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये बंदा लग चुका है, जैसे मानो मेरा जो है रिजल्ट आया, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, तो उसके बाद क्या होगा? 6 से 10 साल तक लग जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में। और बच्चों को ये दोनों बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है, वो समझते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर दोनों सेम है। बहुत लोग तो अपने कमरे में आईटीओ लिख दिया।
तो जैसा कि मैंने कहा आपको यहाँ पर जो छोटी सी डिफरेंस है वो बताई मैंने आपको यहाँ पर कि भैया देखो सीनियर टैक्स असिस्टेंट के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद जो है आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप दो माध्यमों से लगते हो, एक हो जाता है आपका एसएससी सीजीएल के माध्यम से और दूसरा होता है यूपीएससी के माध्यम से। तो एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं और यूपीएससी क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी एसीआईटी बनते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लेकर यहां तक आपको अगर मानो कि आज आप यूपीएससी का पेपर देते हो आपका नहीं निकलता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 10 से 12 साल के अंदर यहां पर कम से कम 12 से 14 साल के अंदर आपका प्रमोशन होकर यूपीएससी कैडर में आप चले आओगे। फिर डिप्यूटी कमिश्नर के बाद आप ज्वाइंट कमिश्नर बनते हो और ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आप एडिशनल कमिश्नर बनते हो। लास्ट प्रमोशन तक जाते जाते बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो एडिशनल कमिश्नर बन पाते हैं। ये वहीं बन पाएंगे जिन्होंने 20 या 21 साल की उम्र में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, बाकी यहां पर जनरली पोस्ट जो है ज्यादा तक ज्वाइंट कमिश्नर तक जाते हैं अगर उनकी प्रमोशन बहुत तेज होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से तो ये थे आपके प्रमोशन, ये था पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर इनकम टैक्स बनने का। मुझे लगता है कि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। डेली के सीरीज में ऐसा क्यों करता हूं मैं कि आपको मैं पोस्ट के बारे में बता रहा हूं, क्या मैं इस वीडियो को अलग से शूट नहीं कर सकता? बिल्कुल, इस वीडियो को मैं अलग से शूट करूंगा तो मेरा ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा व्यूज गेन करते हैं। अगर मैं अलग से वीडियो बना के डालूं ना तो चंद दिनों के अंदर ये लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यूज में होंगे, लेकिन वो उतना फायदेमंद साबित नहीं होंगे। कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को काटना है तो चाकू को धार लगाओ पहले, तो शायद अच्छे से। जैसे एक लकड़े वाली कहानी आपने सुनी होगी कि पहले पेड़ काटने के पहले दो लकड़े थे, एक जो है जाएगा पेड़ काटेगा, सिर्फ और सिर्फ पेड़ काटेगा, और दूसरा होगा कि आधा घंटा अपने कुल्हाड़ी पे जो है धार लगाएगा, फिर पेड़ काटेगा, फिर धार लगाएगा, फिर पेड़ काटेगा, और वो ज्यादा पेड़ काट पाएगा कम समय में। यही कहानी है। हम डेली के क्लासेस को पढ़ते हैं सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली हमारे लाइफ में खुद इतनी घटना हो रही होती है, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं, हमारा पढ़ाई में उस तरीके से मन नहीं लग रहा होता है। तो मेरा मानना ये है कि कुछ ऐसी बात हमें पता चल जाए जो हमारे एक तरीके से जो है सबसे ज्यादा पढ़ाई में मदद कर सके, वो हम काम को करें। जैसे मानो यहां पर एक ऐसा जैसे पोस्ट का डिटेल हो गया जो आपको मोटिवेटेड रखेगा थ्रू आउट द डे। आप इंग्लिश पढ़े हो तो मोटिवेटेड हो गए, आप मैथ्स पढ़े हो सर रीजन तो पता हो सर आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये एक वो रीजन है, वो असलियत रीजन है। आज बहुतों के दिल में ये बात मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं, बहुतों ने आज फिक्स कर लिया होगा बनना है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनेंगे, जहां पावर ज्यादा, सोशल स्टेटस ज्यादा, पैसा ज्यादा, और ये काम ये आपको सेशन से बेनिफिट मिलता है। आप तय करते हैं, रोज आप नए पोस्ट के बारे में जानते हैं, आप उनकी खूबियां जानते हैं, आपको पता होता है कि यार एसएससी सीजीएल निकाल रहा हूं तो फायदे क्या क्या हैं, क्या बन सकता हूं, क्या नहीं बन सकता हूं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज के सेशन में 10-15 मिनट इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बनना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। इसके अलावा हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखना, हमेशा, चूंकि मैंने जीवन में इसको अपना उसूल माना है और मैं हमेशा मानता हूं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या दिया, है दम तुझ में, ठीक है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, लिख दे खून से अपनी कहानी, ठीक है, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। ठीक है भाई, मेहनत करते रहो डेली के डेली, जितने पोस्ट बता रहा हूं अपने हिसाब से अपने लिए एक पोस्ट सेलेक्ट कर लो और बस जान लगा दो भैया बनेंगे तो यही बनेंगे। ठीक है, आदित्य रंजन फैन क्लब को प्रमोट करो सर, आप फैन क्लब बनाइए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे तरफ से फुल प्रमोशन है। आप जितना ज्यादा फैन क्लब बनाना चाहते हैं, जिस भी तरीके से मेरे वीडियो को बाकी लोगों तक प्रमोट करना चाहते हैं, आप जिस भी नाम से करना चाहते हैं आप करिए, हम कभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये बात हमने पहले कहा है। हमने हमेशा से एक बात कही है कि जिस भी बच्चों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अपना अपना चैनल बनाकर उस वीडियो को वो शेयर करना चाहते हैं, आप करिए, मैं आपको कभी भी किसी भी वीडियो में रिपोर्ट नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो, कोई कॉपीराइट रिपोर्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर तो एवरेज की वीडियो के बारे में। आज हम एवरेज पढ़ने वाले हैं और इस समय से हम एवरेज को स्टार्ट करेंगे। देखो एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन हाँ एक छोटी सी बात जरूर बता रहा हूं कि अभी जब आप सीजीएल का पेपर देखेंगे और सीएचएसएल का पेपर देखेंगे, एमटीएस का देखेंगे, मेंस का देखेंगे, उसमें एवरेज इकलौता ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज दो ऐसे होते हैं ना जो किसी की भी जान निकालने के लिए काफी हैं, अगर उसको सही अप्रोच नहीं पता है बैठ के पेपर में रोता रह जाएगा, सवाल नहीं बनेगा, ये बात आप देख लेना।
अभी राइट नाउ आपने एमटीएस का पेपर देखा, एमटीएस के सबसे टफेस्ट शिफ्ट 10 के 10 उठा लो मेरे टेलीग्राम से, वहां पर जब जाके देखोगे तो पता चलेगा कि भैया कितना खतरनाक पेपर में सवाल पूछा गया था एवरेज का। रुला ना दिया था इस सवाल ने कैंडिडेट को, तो फिर कहना बच्चा छोड़ कर आया था। 10वीं लेवल के परीक्षा में एवरेज का ऐसा खतरनाक सवाल जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो ये सभी के स्मार्ट अप्रोच में आपको बताऊंगा कि पेपर में फिर आप इनको छोड़कर नहीं आओगे सर, आप इनको लपेट के आओगे, बना के आओगे सही तरीके से, कायदे से। ठीक है, तो अभी के अभी जो है हम सीखने वाले यहां पर एवरेज को लेकर बात करते हैं। तो एवरेज को बहुत ही प्यार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। टाइप नंबर 1 होगा, टाइप नंबर 2 होगा, और आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि देखो पहले तुम एवरेज निकालते थे तो बेसिक तरीके से, बट अब एवरेज निकालोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से। बस शर्त आपके सामने इतनी है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके बढ़िया से रिवाइज करना। गुरुकुल में जिस दिन पहले दिन मैंने एवरेज स्टार्ट किया था ना, बच्चों को एवरेज का ए तक नहीं आता था। आज उनसे एवरेज जाके पूछो, बड़े बड़े डेटा का एवरेज वो सेकंडों में निकाल देते हैं। वो आप ही के बीच के बच्चे थे सर, वो वहीं से उठकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे कंसेप्ट को सीखा, एक एक दिन मुझसे पढ़ा, एक एक डाउट हैंडल किए, आज उनका एवरेज का लेवल यहां पर है। वो कभी यहां पर बेसिक एक्स वाई जेड मानकर सवालों को नहीं करते हैं, वो उड़ाते हैं सवालों को एवरेज के। और आप भी उड़ाओगे आज से इस यूट्यूब पर, मैं ये आपसे दावा कह रहा हूं। जितना पढ़ाऊंगा उसको सीखना। ठीक है, तो एवरेज में बेसिकली हमारे कितने टाइप हो जाएंगे? एवरेज में हमारे 2 टाइप हो जाएंगे, और इन्हीं 2 टाइप्स के ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, एक हो जाता है, समझना मेरी बात को, एक हो जाता है कि आपको कुछ सर्टेन डेटा दिए गए हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सारी बातें पहली बार में ही नहीं समझ में आ सकती हैं। जैसे मानो मैंने आपको कहा कि हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 87 है, इनका मुझे एवरेज बताओ, औसत बताओ कि औसत कितना होगा। ठीक, और दूसरा मैंने आपसे ये कह दिया, ये टाइप नंबर 1 सवाल होता है। दूसरा मैंने आपसे ये कह दिया सर कि यहीं पर 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, और लास्ट वाला नंबर जो है वो x है, और सभी का औसत कितना है? तो सभी का औसत 50 है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? यानी मैंने औसत को बड़े आसानी तरीके से 2 भागों में बांट रखा है। पहला भाग हमारा ये हो गया कि हमारे कुछ नंबर दिए जाएंगे और सभी का औसत पता करना है, और उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो है औसत दिया गया होगा, और यहां पर सभी संख्याएं दी होगी, बस एक संख्या नहीं दी होगी, उस संख्या का मान पता कर। तो ये 2 टाइप हो जाएंगे, जहां पर हमारा औसत निकालना है और एक जगह पर हमारा औसत दिया गया, हमें डेटा का मान पता करना है। ठीक, इसी तरीके से इसी सवाल को जब आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओगे तो हो सकता है आपको अलग अलग ग्रुप का डेटा दिया हो। जैसे बोलेगा 2 लोगों का औसत वजन क्लास में 10 रुपए है, ठीक है, 10 किलो है, आप ऐसे समझ लो। फिर बोलेगा 3 लोगों का औसत वजन 30 किलो है। ठीक, बोलेगा पूरे क्लास का औसत जो आएगा, एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा? आपसे ये बोलेगा कि आपके पास 2 लोग हैं, ठीक है, और उनका जो वजन है वो कितना है? 2 लोगों का वजन 10 किलो, 3 लोगों का औसत वजन 30 किलो, पूरे क्लास का औसत कितना होगा? ये फिर से वापस आ गया औसत निकालने का। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया आपका वापस से, और दूसरा जो टैप आ जाएगा वो यही आ जाएगा। सेम सवाल दिया जाएगा, 2 लोगों का औसत वजन 10 किलो है, 3 लोगों का औसत वजन x किलो है, और पूरे के पूरे ग्रुप का औसत वजन 30 किलो है। तो बताओ यहां पर इन 3 लोगों का औसत वजन कितना होगा? यानी आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने साफ तौर पर कह दिया है, ठीक है, कि आपको या तो पूरा का पूरा डेटा देकर औसत निकाला जाएगा, या फिर आपको टोटल औसत देकर कोई एक डेटा निकलवाया जाएगा आपसे। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां पर? तो चलिए उसके बाद बात करते हैं। अभी सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 को पढ़ते हैं, और टाइप नंबर 1 में हम क्या पढ़ते हैं सर? आपको औसत निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूं। आप कभी भी औसत को x मानकर नहीं करेंगे, कभी भी बेसिक मेथड से नहीं करेंगे। जो मेथड मैं आपको बताऊंगा आपको उसी मेथड को फॉलो करना है, फिर लास्ट तक देखेंगे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा, यहां पर समझिएगा मेरी बात को, मैंने आपको कहा ये हमारा 6 है, ये हमारा 14 हो गया, ठीक है, ये हमारा 8 हो गया, फिर उसके बाद हमारा 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा 2 हो गया, और यहाँ हमारा कितना हो गया? तो 12 हो गया। मैंने कहा यहाँ पर ये 3 डेटा हमारे दिए गए हैं, ये 3 डेटा सर हमारे 6 डेटा दिए गए हैं कुल मिलाकर। ये 6 डेटा का औसत बता दो कि ये 6 डेटा का औसत कितना होगा। आप बस मुझे ये बताओ इनका एवरेज कितना होगा, इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा? बताओ जल्दी से, औसत कितना होगा? तो औसत की परिभाषा क्या होता है? औसत का मतलब होता है सभी चीजों को बराबर करना। ठीक है, जैसे जो कम है उसको थोड़ा सा ज्यादा कर देना, जो ज्यादा है उसको कम कर देना। जैसे मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, एक बच्चा पूछे सर औसत है क्या, तो आप ऐसे समझ लो, जैसे आप में से किसी के पास 5 रुपए हैं,
किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 15 रुपए है। मैंने तीनों बच्चों से पैसे मंगाए। मैंने कहा बेटा जिसके पास 5 है वो लेके आ जाओ मेरे पास, जिसके पास 10 रुपए है वो लेके आ जाओ, जिसके पास 15 है वो लेके आ जाओ। तीनों ने लाकर अपने पैसे मेरे पास दे दिए। मैंने उस पैसे को अपने पास रखा, मेरे पास टोटल मिलाकर हो गए 30 रुपए। अब उस 30 रुपए को मैंने बराबर 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 सभी में बांट दिया, 10 10 10 करके। तो जो मैंने उनको पैसे दिया वही उनका औसत था। एवरेज का मतलब होता है हमेशा से चीजों को बराबर करना। कम वाले को 5 रुपए वाले को 15 बना दिया, ठीक है, 5 वाले को 10 बना दिया और 15 वाले को भी 10 बना दिया। कम वाले को जो है बढ़ा दिया, ज्यादा वाले को कम कर दिया, एकदम बराबर कर दिया। मतलब ना ही कोई बहुत ऊपर होगा ना ही कोई बहुत नीचे होगा। एवरेज का मतलब सीधा का सीधा ऐसे बराबर कर देना है, ठीक है। यही औसत का काम होता है। अब जैसे मानो औसत का अगर हम पढ़ते भी हैं तो औसत को हम क्या पढ़ते हैं, औसत को समझेंगे। एवरेज का मतलब अगर हम सीधा सीधा बोलें तो डेफिनेशन, जो परिभाषा हम बचपन में पढ़ते थे वो एक ही बात होता था कि सर औसत हमें मास्टर जी जब पढ़ाए थे ना तो हमें याद है क्या है, तो सम ऑफ ऑल द डेटा या सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है सर, तो सभी संख्याओं के योग को भाग कर देंगे टोटल नंबर के साथ। जैसे मैंने सभी बच्चों के पैसे को भाग कर दिया, कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। एक बच्चे के पास 5 था, एक बच्चे के पास 15 था और एक बच्चे के पास मानो यहां पर 10 रुपए था। मैंने सभी के पैसे को लिया, जोड़ दिया, तो जोड़ा तो कितना आ गया, तो जोड़ा तो 30 आ गया, यानी सम कितना आया, तो 30 आ गया। और कितने लोग थे, तो बोलोगे सर 3 लोग थे, तो इसको मैंने 3 से भाग कर दिया, तो सबका औसत कितना आ गया, 10 आ गया यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से औसत निकालते हैं। लेकिन ये बचपन का मेथड था और बचपन वाला मेथड हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। नहीं होता है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो एवरेज की बात करते हैं। यहां पर इन सभी संख्याओं का मुझे औसत निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हम बचपन वाला काम नहीं करेंगे। यहां पर जो बच्चा इस बात को समझ रहा है कि यार बचपन वाला काम हमको करना है, सबको जोड़ के और यहां पर 6 से भाग कर देना है, तो ऐसे औसत हम नहीं निकालने वाले हैं। औसत निकालने के 2 तरीके हो जाएंगे। पहला तरीका आपका यह हो जाएगा कि आप 6 को 14, ठीक है, प्लस 8 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 12 इन सब को जोड़ के निकाल दो। ये बेसिक तरीका है जो हर जगह दिया है, लेकिन इससे आपका भला नहीं होने वाला है। तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं ना सर, आपको उसी तरीके से निकालना है। आपको अपने कॉपी में 4 स्टेप लिख लेना है, ठीक है, जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या होगा वो समझेंगे। आप इसमें से किसी भी संख्या को अपने मन में एवरेज मान लीजिए, किसी भी संख्या को आप अपने मन में औसत मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर हम यहां पर मान लो 8 को औसत मानते हैं, या अगर आप इसमें से किसी संख्या को नहीं मानना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से औसत मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमने 10 को औसत माना है, ये हमने एज्यूम किया है। क्या किया हमने यहां पर, एज्यूम किया है। स्टेप नंबर 1 होता है अपने तरफ से कोई भी संख्या को औसत मानना। आप 10 को भी मान सकते हो, 0 भी मान सकते हो, 6 14 8 आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है, तो स्टेप नंबर 2 हमारा होता है कि इस संख्या से सभी को कंपेयर करना, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो हमने यहां पर कंपेयर किया 10 से, जो है हमारा देखेंगे गौर से, तो बोलेंगे सर 10 से 6 क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे सर कम है, कितना, -4। 10 से 14 ज्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे +4। 10 से हमारा 8 कम है कि ज्यादा है, तो कम है। 10 से 18 ज्यादा है तो कितना, 8 है। 10 से 2 हमारा कितना कम है, तो 8 कम है। और 10 से 12 कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। मतलब हमें यहां पर स्टेप नंबर 2 पे फोकस करना है, किसमें, तो डेविएशन में। और डेविएशन पे नहीं फोकस करना है सर, नेट डेविएशन पे फोकस करना है कि हमारा जो डेविएशन हुआ वो कितने का हुआ, कौन कितना कम है कौन कितना ज्यादा है। ये सभी कम ज्यादा आएगा। अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, इसीलिए मैंने यहां पर नेट डेविएशन शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे -4 +4 के साथ खत्म, -2 +2 के साथ खत्म, और +8 -8 7 के साथ खत्म, यानी डेविएशन कितने का आ गया, 0 का। यहां पर आपका डेविएशन माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। इस बात के लिए ध्यान रहेंगे, कुछ भी हो सकता है डेविएशन। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या करना है, डेविएशन तो आ गया भैया, पहले तो हमने किसी संख्या को औसत मान लिया, फिर हमने डेविएशन भी निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 3 ये करना है कि ये जो भी डेविएशन आएगा ना, इसको सभी में बांट देना है, ठीक। जैसे यहां पर 6 लोग हैं तो इसको 6 लोगों में बांट देना है। तो 0 को 6 लोगों में बांटोगे तो हर किसी को 0 मिलेगा। यहां पर हो सकता है प्लस भी आ जाए, यहां हो सकता है माइनस, जैसे +16 आ जाता, या मानो यहां पर 24 आ जाता, तो 24 को 6 लोगों में बांटते तो हर किसी को 4 मिलता, ठीक है। यहां पर -24 आ जाता, 6 लोगों में बांटते हर किसी को -4 मिलता, ठीक। और उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, तो भैया यहां पर जो भी आया है डेटा, आपने जितना माना है उसमें जोड़
2। अगर +4 आया है तो 10 और 4 14 आंसर होगा। -4 आया है तो 10 और 4 घटा देंगे तो 6 आंसर होगा। यानी 10 + 0 बराबर कितना आ गया 10। यानी इस पूरे के पूरे संख्या का औसत कितना है 10 है। अब एक बच्चा बोलेगा सर इतना लंबा आप क्यों किए, आप आसानी से जोड़ के भी तो कर सकते थे। तो मैंने कहा हाँ मुन्ना, हम जोड़कर बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अगर जरा सोचो कि तुम्हारा सवाल मुन्ना ऐसे आ जाए 1127 हो, मानो यहां पर मैं आपको सिंपल सा डेटा दे रहा हूं, 1127 हो, 1134 हो यहां पे, ठीक है, 1102 हो जाए और मानो यहां पर 1145 हो जाए, और मैंने कहा चलो मुन्ना बताओ यहां पर इनका औसत कितना निकालना है। उससे भी अगर मुझे खतरनाक करना पड़ जाए इस सवाल को तो मैं यहां पर 0.12, 0.13, 0.14 और 0.15 कर दूं यहां पे, और तब मैं कहूं चलो इन सभी संख्याओं का औसत निकालो। अब यहां जोड़कर आपका दिमाग हो जाएगा खराब, ठीक है, आप जोड़कर भाग करते रह जाओगे, कैलकुलेशन मिस्टेक 1000 निकलेगी और फिर आपका सवाल होगा गलत, फिर आप बने बनाए सवाल को छोड़कर आओगे। तो कैसे करना है, मैंने जैसे कि कहा यहां पर आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए कि आप यहां पर किसी भी संख्या को औसत मान ले रहे हो। तो आपने कहा सर 1100 को औसत मानिए, ठीक है, क्योंकि 1100 के साथ सभी का कंपैरिजन तुलना करना बड़ा आसान होगा। तो हमने कहा ठीक है औसत मान लिया। स्टेप नंबर 2 आपने क्या किया, स्टेप नंबर 2 आपने ये काम किया कि औसत से सभी की तुलना की और नेट डेविएशन लिखा। तो आपने कहा सर तुलना करते हैं, 1100 से ये कितना ज्यादा है तो बोलोगे 27 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है तो 34 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है तो 45 ज्यादा है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, सबका जोड़ लिख देना है। 27 और 34, 30 20 50, 61 हो गया, 61 और 2 63 हो गया, ठीक है, और 63 और 45 कितना हो गया तो 108 हो गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर नेट डेविएशन आ रहा है 108, नेट डेविएशन कितना आ रहा है तो 108 आ रहा है। स्टेप नंबर 3 क्या करना है दोस्त यहां पे, तो बस यहां पर इनको जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आया है जोड़ने के बाद इस 108 को क्या करेंगे, तो जितने भी लोग हैं 1 2 3 4 4 लोग हैं ना, हर किसी में 4 को बांट दो। 4 से बांटोगे तो बोलोगे सर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कितना आ रहा है 27 आ रहा है। अब स्टेप नंबर 4 बस एक काम करो, यहां पे यहां जो भी ज्यादा आया है या कम आया है उसको इसमें जोड़ दो, जितना माना था उसको उसमें जोड़ दो। माना कितना था तो 1100, और 1100 में 27 को जोड़ दो, बस आपका आंसर आ गया 1127। ये आपका औसत है। 1127 इज द करेक्ट आंसर। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये 4 स्टेप्स को आप सेकंड में कर पाओगे। पहला, किसी भी संख्या को औसत मानना। दूसरा, उसके साथ सभी की तुलना करना। तीसरा, जो भी यहां पर नेट डेविएशन आया सबको जोड़ देना और उसको भाग कर देना टोटल संख्याओं में। यानी मैं अगर आपसे ये बात बोलूं कि भैया मेरे पास इतने एक्स्ट्रा बच गए, तो आपने कहा इस एक्स्ट्रा का क्या करोगे, यहां 4 डालोगे। एक काम करो, सभी संख्याओं में इसको बांट दो। तो मैंने सभी संख्याओं में बांट दिया। सभी संख्याओं में बांटूंगा तो हर किसी को 27 ज्यादा मिलेंगे, यानी इतना औसत माना था अब हर किसी को इतना ज्यादा मिल जाएगा, यानी अब हमारा नया औसत 1127 होगा। जरूरी नहीं है कि यहां 1100 मानकर ही किया जाए सवाल को, आप 1000 भी मानकर कर सकते हो, 900 मानकर भी कर सकते हो, या इसमें दी गई किसी भी संख्या को मानकर उसकी तुलना कर सकते हो। लेकिन नुकसान आपका यह होगा कि जितना ज्यादा दूर आप डेटा को लेकर जाओगे आपका सवाल उतना कैलकुलेटिव होते जाएगा। तो डेटा को पास में रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने, 12 8 13 7 11 और 9 का औसत बताओ, लेकिन बिना सवाल को जोड़े, बिना यहां पर बेसिक मेथड जाए, बिना यहां पर बेसिक मेथड जाए आप यहां पर इस सवाल का आंसर दीजिए। आप बोलेंगे सर देखिए क्या है, तो बोला गया है सर 12 है, 8 है, 13 है, 7 है, 11 है, 9 है। हमने कहा क्या करो, पहला कदम याद रखो, जीवन का पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी तरीके से यहां पर पहला कदम आप किसी भी संख्या को औसत मान सकते हो। वो संख्या इसकी बीच की भी हो सकती है या कहीं पर भी हो सकती है। मैंने कहा सर हम औसत को कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था, सभी को उसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। सभी को उसके साथ क्या करना, कंपेयर करना। 10 से ये जनाब 2 ज्यादा है, 10 से ये जनाब 2 कम है, 10 से ये जनाब 3 ज्यादा है, 10 से ये जनाब 3 कम है, 10 से ये जनाब 1 ज्यादा है और 10 से ये जनाब 1 कम है, ठीक। स्टेप नंबर 2 का काम हो गया सर। स्टेप नंबर 2 ने क्या किया, सबको यहां पर तुलना करवा दिया। अब स्टेप नंबर 3 आएगा, वो बोलेगा सबको जोड़ो। तो सबको जोड़ोगे तो कितना बच गया, कुछ भी बचा नहीं, यानी 0। यानी जब कुछ बचा ही नहीं तो जो हमने आंसर माना है वो कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो सीधा का सीधा 10 आएगा। यानी इस संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 होगा। जोड़ने की आवश्यकता नहीं, घटाने की आवश्यकता नहीं, नेट डेविएशन 0 आ गया, मतलब जो माना था वही औसत हो गया, ठीक है।
अब आ जाओ अगला सवाल सेम देखो यहां पर अगला सवाल थोड़ा सा मैंने डेटा को बढ़ा दिया 212 208 213 207 यहां पर कहने का मतलब जो पिछला सवाल था उसमें मैंने यहां पर देखो 12 वाला था तो 12 वाला 212 हो जाएगा 8 वाला 208 13 वाला 213 7 वाला 207 हर किसी में मैंने 200 को जोड़ दिया और तब मैंने आपसे पूछा कि औसत बताओ औसत कितना होगा। आपके सामने यहां पर 4 ब्यूटीफुल ऑप्शंस है, 2 दिख रहे हैं 2 नीचे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इसी 2 में से कोई एक आंसर होगा, बता दो कितना आएगा आंसर। ठीक है, इन सभी संख्याओं का औसत बताना है, इन सभी संख्याओं का औसत बताना है। सेकंडों सेकंडों का काम है यहाँ पे। ये सवाल बनाना बच्चे के बाएं हाथ का खेल हो जाएगा औसत की वीडियो देखने के बाद। क्या बोलेगा, बोलेगा सर बहुत आसान काम है, आप इसमें से किसी भी संख्या को औसत मान लीजिए। किसका किसका औसत निकालना है? तो 212 208 ठीक है, 213 यहाँ पे 207 हो गया और 211 हो गया और 209 हो गया। हमने कहा हम इसमें से किसी भी संख्या को औसत मान लेते हैं, लेकिन औसत हमेशा उसको मानो जिसके पास ज्यादा जीरो है, जिससे तुलना की जा सकती है। हमने कहा एक काम करो 200 को औसत मान लो। ठीक है, अब 200 को औसत मान लोगे तो 200 से देखो ये कितना ज्यादा है तो बोलोगे 12, 200 से ये कितना ज्यादा है तो 8, 200 से कितना ज्यादा है तो बोलोगे 13, 200 से कितना ज्यादा है तो बोलोगे 7, 200 से कितना ज्यादा है तो बोलोगे 11, या 200 से कितना ज्यादा है तो 9। स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा यहाँ पर ज्यादा कम देखना। अब स्टेप नंबर 3 क्या हो गया? सबको जोड़ दो तो 11 और 9 20, 13 और 7 20, 12 8 20, यानी सबको जोड़ने पर कितना आ गया? तो 60 आ गया। अब स्टेप नंबर 4 क्या हो गया? इन सबको जोड़कर जितने लोग हैं उनमें बांट देना। 3 3 6 लोग हैं, यानी बांट दो, तो हर किसी में बांटोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो आपने जितना औसत माना था 200 माना था और आप उसमें 10 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। हमने क्या कहा सर आपको? हमने सिंपल सा बात कहा कि आप किसी भी संख्या को औसत मानिए, ये आपका पहला कदम। दूसरा कदम क्या है? आप उससे हर किसी की तुलना करिए, आपने तुलना की। तीसरा कदम सभी को जोड़कर 6 संख्याओं में भाग कर दीजिए, वो भी आपने किया। अगर यहां प्लस में है तो 200 में जोड़ेंगे और माइनस में है 200 में घटाएंगे। एक तो ये सवाल का आंसर देने का ये तरीका था, और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका जो मुझे आपको इस सवाल के माध्यम से सिखाना था वो ये था कि देखो यहां पर ये संख्या 12 है और अगले सवाल में ये 212 बन जाती है। यहां पर ये संख्या 8 है, 13 है, 7 है, 11, मतलब सभी के सभी संख्याएं हमारी 200 से बढ़ जाती हैं। तो अगर पीछे वाली संख्या का औसत अगर हमारा 10 आया था और हर संख्या 200 से बढ़ गई है तो हमारा औसत भी 200 से बढ़ जाएगा। मेरी बात को समझो। जैसे मानो आज आपके पास 5 दोस्त हैं और हर किसी के पास 10-10 रुपए हैं। ठीक है, अगर हर किसी के पास 1-1 रुपया ज्यादा आ जाए, मोदी जी आप सभी के खाता में वो 1 लाख रुपया डलवा दे जो उन्होंने वादा किया था कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो पूरा का पूरा काला धन वापस लेके आऊंगा, स्विस बैंक में जितने भी पैसे हैं हर किसी को वापस लाके दूंगा, हर किसी के खाते में 2-2 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर हर किसी के खाते में जिस दिन मोदी जी ने 2-2 लाख रुपए डलवा दिए, यानी आपकी आज जो भी औसत है वो औसत आपका 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, क्योंकि हर संख्या को बढ़ाया गया है समान तरीके से, वही 2-2 लाख रुपए हर किसी के खाते में डाले गए हैं। तो बस यहां पर हर संख्या को कितना से बढ़ा दिया गया है? 2-200 से। तो हमारा औसत भी कितने से बढ़ गया है? तो हमारा औसत जहां पहले गरीब था 10 था, आज वो 200 से बढ़कर कितना हो गया है? 210 हो गया है। यानी हमने एक और बात सीखा आज के क्लास में, और वो हमने ये सीखा कि यदि प्रत्येक संख्या को समान रूप से बढ़ाई जाए तो औसत भी उतने से बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखो, कुछ बड़ा डेटा यहां पर 3212, 3208, 3213, 3207 और 3211, 3209, और हमसे बोला गया है बताओ इनका जो औसत होगा वो कितना होगा। यकीन मानो मैं डेटा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते चलूंगा। पहले सिर्फ बात की थी 12 को लेकर, फिर बात की 212 को लेकर, अब बात कर रहा हूं 3212 को लेकर। ठीक है, तो आप इसका आंसर सिर्फ 1 सेकंड में टिक कर सकते हो। आप बोलोगे सर अब यहां पर देखो, यहां पर हर संख्या में कितना बढ़ाया है? 212 वाले को कितना कर दिया है? तो 3212, यानी 3000 बढ़ाया। इसमें कितना बढ़ाया? 208 वाले में, तो उसमें भी मैंने 3000 बढ़ाया। यहां पर हर संख्या में 3000 बढ़ा दिया है। ठीक है, जब पुरानी संख्या का औसत हमारा 210 था तो औसत में भी 3000 बढ़ा दो, यानी 210 में 3000 बढ़ाने के बाद 3210 आ जाएगा। ठीक है,
3210 आएगा। इस बात को ध्यान रखो। मैं हमेशा से ये बात कोशिश करता हूं कि अगर कोई बच्चा मेरी क्लास को देख रहा है, अगर वो रोज रात को 8:30 बजे एक्टिव है, वो समझ रहा है कि रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर बहुत ही भौकाल क्लास चलती है सीजल की, एक खुद सीजल सेलेक्टेड बंदा पढ़ा रहा होता है, तो मेरी हमेशा यही बात की कोशिश होती है कि मैं उसका 1 मिनट भी जाया ना होने दूं, ना ही यहाँ शेरो शायरी करके, ना ही यहाँ किसी और पंचायत को करके, बस ज्यादा बेहतर से बेहतर कंसेप्ट दे सकूं। मैं 100 सवाल कराऊं ना भाई, यहाँ पे वो महत्वपूर्ण नहीं है। आया 50 सवाल करवा दिए, 100 सवाल करवा दिए, ये हो गया वो गया। बेहतरीन वो है कि मैं आपको उस 100 के जगह पर 50 ही कराऊं, लेकिन 50 के जबरदस्त अप्रोच बताऊं जिससे खुद मैंने सिलेक्शन लिया है। और मुझे लगता है आज के समय में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है सिलेबस कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि बेटा तुमने जितना पढ़ा है ना, उसका सबसे बेस्ट हथियार तुम्हारे पास होना चाहिए उस सवाल को हल करने का, तभी पेपर निकाल पाओगे। क्योंकि आज के समय में सवालों को करना हर किसी के बाएं हाथ का खेल है। आप उसको 20 मिनट की जगह 2 घंटे दे दो, वो सवाल को करके दिखा देगा। कंपटीशन यहां पर यह सिखाती है कि तुम 60 मिनट के अंदर 100 सवाल प्री में कर पाते हो या नहीं, जिसमें 25 मैथ है, 25 इंग्लिश है, 25 रीजनिंग है, 25 जीके है। जिसकी रफ्तार ज्यादा है, सिलेक्शन उसी का है। और रफ्तार तब आती है जब आप अपने कंसेप्ट में पक्के होते हैं और कुछ शॉर्टकट जानते हैं। वो आपको ये पेपर सिखाएगा, वो मैं सिखाऊंगा रोज रात 8:30 बजे। आ जाओ, सवाल देखो। पेपर का पूछा गया सवाल है कि 7 बच्चों का औसत जो है वो कितना है? 48, 52, 40, 60, 53, 54, 49। आप मुझे बता दो सभी का औसत कितना होगा? सभी का औसत कितना होगा बता दो। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलूंगा, चिंता मत करो। प्री से लेकर मेंस तक सभी सवाल कराऊंगा जो पेपर में पूछे हैं। आप मुझे इसका औसत बताओ। बोलोगे सर 7 बच्चे हैं। सर कहां ज्यादा बच्चे हैं? एक 48 वाला है, दूसरा हमारा 52 है, तीसरा हमारा यहां पर 40 है, चौथा हमारा हो गया यहां पर 60 है। ठीक, और कितने हैं? तो 60 के बाद 53, 54, 49 है। 60 के बाद कौन कौन है? तो 53 है, 54 है और 49 है। 53, 54 और 49। तो लिख दो यहां पे सबको कि भैया 60 के बाद कौन है? तो एक 53 है, एक 54 है और एक 49 है। मैंने कहा आप सभी देखो यहां पर ये किसके करीब में दिख रहे हैं? आपने कहा सर छोड़ो, स्टेप नंबर 1 आपने सिखाया था सर, और स्टेप नंबर 1 ये सिखाया था। दोबारा से समझ लेंगे। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या सिखाया था? स्टेप नंबर 1 की यहां पर आप किसी भी संख्या को एज्यूम कर लीजिए। मानिए जैसे आपने 50 को औसत मान लिया, ये हमने मान लिया है, ये हमने माना है कि ये भैया हमारा औसत है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है? इससे सभी की तुलना करना। तो सभी की तुलना करो जरा, सभी की तुलना करो। तो 50 से ये 2 कम है, 50 से 2 ज्यादा है, 50 से यहां पर 10 कम है, 50 से ये बंदा जो है वो 10 ज्यादा है, 50 से यहां पर कितने की अधिकतम है? तो 3 अधिक है। ये 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। और ये 50 से कितना कम है? तो 1 कम है। +2 वाला -2 वाले को काट देगा, -10 + 10 को काट देगा। 4 और 3 7, 7 में से 1 चला जाएगा। यानी स्टेप नंबर 2 में हमारा भैया डेविएशन जो आएगा वो कितने का आएगा? तो स्टेप नंबर 2 में हमने जब सबको जोड़ा तो हमारा डेविएशन आ गया कितने का? 4, 3, 7 में से गया तो 6 आ गया। ये 6 हमारा डेविएशन है सर, ये 6 हमारा डेविएशन है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है? हर किसी को कंपेयर करके उनको जोड़ देना होता है। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 में क्या? यहां पर जो भी आया है ना, इसको बांट दो। और कितने लोगों में? तो 7 लोग हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोगों में बांट दो। इसको 7 लोगों में बांटोगे तो 6 को 7 लोगों में बांटोगे तो आएगा 0.7 × 56, 857 करीब में आएगा। और लास्ट में सीधा का तो सीधा आंसर ही लिख दो। और आंसर क्या लिखोगे? तो बोलोगे जो माना था उसमें इतना जोड़ दीजिए, 50 में इतना जोड़ देंगे, यानी 50.857 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो आप बनेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया? किसी भी संख्या को औसत माना, उसकी तुलना हर किसी के साथ की, फिर सभी को जोड़ दिया, फिर उनको सभी में भाग कर दिया। प्लस में आएगा तो जोड़ देंगे, माइनस में आएगा तो घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल एमटीएस के 7 अगस्त का पूछा गया है। कहा गया यहां पर इन सभी संख्याओं का औसत 45 से x का मान कितना है? यहां पर आपसे x का मान निकलवाया गया है। ठीक है, ये सवाल को हम करेंगे जहां पर हमें किसी का मान निकाला गया होगा। अब आप यहां पर देखो एमटीएस का एक और प्यारा सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सेट ए के अंदर 7 नंबर है और हर किसी का औसत 41 है। सेट बी के अंदर 5 नंबर है और हर किसी का औसत 44 है। टोटल पूछा गया है कितना होगा स्कोर?
ठीक है, टोटल औसत पूछा गया। जैसे आप मेरी बात को आप ऐसे समझो सर, आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा, बोला जाएगा देखो गोवा जाने के लिए दो तरह के लोग हैं, दो तरह का ग्रुप है, ठीक है। एक आप ऐसे समझ लो कि डीपीएस नाम की स्कूल है जहां से बच्चे गोवा जा रहे हैं, और दूसरा हो गया सरकारी स्कूल के एकदम खतरनाक बच्चे जो सर खा जाए मास्टर लोगों का, ये जा रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों गोवा जाने के प्लान में हैं। यहां से कितने लोग जाते हैं, तो यहां से यहां पर टोटल 7 लोग जाते हैं, और यहां से कितने लोग जाते हैं, तो 5 लोग पिकनिक पे जाते हैं। कहां प्लान है, तो गोवा का प्लान है। समझ में आ गया बात। यहां से 7 बंदा जाता है और हर कोई अपने जेब में कितना रुपया लेकर जा रहा है, तो 41 रुपया, ठीक है। और यहां से 5 लोग जा रहे हैं और हर कोई कितना रुपया लेकर जा रहे हैं, 44 रुपया कहीं से लेकर आए हैं सभी के सभी बच्चे। अब यहां का हर बंदे के पास 41 रुपए है, यहां के हर बंदे के पास 44 रुपए है। गोवा पहुंचने के बाद, खाने पीने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद औसतन हर बच्चे के ऊपर कितने का खर्चा आएगा, ये बता दो। ये आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा। 7 लोगों के पास इतना, 5 लोगों के पास इतना, टोटल औसत कितना होगा। इसी सवाल की परिभाषा को बदला भी जा सकता है। जैसे कल के दिन ऐसा कहा जा सकता है कि हम 7 कुर्सी को खरीद के लेके आए जहां पर हर कुर्सी का दाम इतना है, 5 टेबल को खरीद के लेके आए जहां पर हर टेबल का दाम इतना है, औसत बताओ कितने का खर्चा है, ठीक है। बहुत सारे सवाल इसके ऊपर दागे जा सकते हैं आपको। इसी को प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी किया जा सकता है। अगर हमें औसत पता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यही औसत कल के दिन एलिगेशन का भी रूप ले लेता है। अगर आपको नहीं पता तो एलिगेशन भी जो आप पढ़ते हैं वो यही होता है, 41 ऊपर आ गया, 44 नीचे आ गया और नीचे 7 और 5 में आ गए। अब ऐसे सवालों को हम करेंगे सेकेंडों में, ठीक है। और सेकेंडों में कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इतना लिखना है डेटा, और फिर उसके बाद हमें लिखना है यहां पर एवरेज। अगर हम डेटा की बात करते हैं दोस्त, तो डेटा में हमारे पास कितने कितने डेटा हैं, तो बोलेंगे सर शुरू में हमारे पास 7 डेटा हैं, फिर हमारे पास 5 डेटा हैं। इन 7 डेटा का औसत कितना है, तो बोलोगे सर 41 है, और इन 5 डेटा का औसत कितना है, तो 44 है। आप समझोगे, बस आपने ये लिख दिया ना, उसके बाद आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के वही 4 कदम, वही 4 कदम जो आपको हमेशा से सिखाते आ रहा हूं, यही 4 कदम आपके जीवन को उज्जवल करने वाले हैं, ठीक है। यही 4 कदम क्या है, स्टेप नंबर 1 मैं हमेशा से कहता हूं कि आप अपने तरीके से किसी भी संख्या को औसत मान लीजिए। आपने कहा सर हम औसत 40 को मानेंगे, कितना मानेंगे, 40 को औसत मानेंगे सर। हमने कहा मान लिया ना, तो बस खुश हो जाओ, दुनिया को शोर करके मत बताओ क्या माना है मन में और क्या नहीं, ठीक। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है डेविएशन। इसकी तुलना हर किसी के साथ करना। 40 से ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 1 ज्यादा है, और 40 से ये कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में टोटल डेविएशन लिखते हैं, कौन ज्यादा है और किससे ज्यादा है। तो यहां का हर बंदा 1 रुपया ज्यादा लेकर बैठा है, और कितने लोग हैं, तो 7 लोग, यानी 1 into 7, तो बोलोगे सर 7 ज्यादा है। यहां के हर बंदे के पास 40 से 4 रुपए ज्यादा है। अगर हर बंदे के पास 4 रुपया ज्यादा है तो लोग कितने हैं, 5, यानी इनके पास 20 रुपया ज्यादा है, तो बोलोगे सर 27 रुपया ज्यादा आ गया। फिर स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं बताओ दोस्तों, तो आप बोलोगे सर स्टेप नंबर 3 ये करते हैं, पहले तो औसत मान लेते हैं, फिर उसकी तुलना कर लेते हैं। यहां पर 1 ज्यादा था 7 लोगों पे, तो 7 की बड़ा, 4 ज्यादा था इतना, तो 4। अब स्टेप नंबर 3 ये होता है कि यहां पर जो 27 है ना, इस 27 को भाग कर देते हैं जितने भी लोग हैं उसमें, यानी 7 और 5 12 लोग हैं ना, तो इसको 12 से भाग कर दीजिए। 3 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 3 से 4 काटेंगे तो 4 बार में, भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, 2.25 आएगा। कितना आएगा सर, तो 2.25 आएगा सर। कितना आएगा, तो 2.25 आएगा। और स्टेप नंबर 4 क्या होता है, तो बस 4 कदम, जो भी यहां पर आता है अगर ज्यादा है तो उसमें जोड़ दो, कम है तो घटा दो। किसमें, जितना तुमने अपने मन में माना था। आपने अपने मन में 40 माना था, 40 में 2 को जोड़ देंगे तो बोलेंगे सर 42.25 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझाने के लिए हम इतने कदमों में लिख रहे हैं, अन्यथा हमारा उत्तर जो है 1 सेकंड में ही हमारे मन के अंदर आ गया था। हमने साफ तौर पर यहां देखा 40 मानूंगा, यहां 7 ज्यादा आएगा, और यहां पर देखो, अब मानो इसी सवाल को मैं एक पल के लिए मिटा दे रहा हूं, इसी सवाल को मैं एक पल के लिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस 7वें आसमान पे लेके चलो। आप ये सब स्टेप भूल जाओ कि कौन कितना ज्यादा है कितना नहीं, और आप आंसर दो। क्या आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो? बोलोगे हाँ सर। अगर 40 मानते हैं तो 1 ज्यादा है 7 लोगों पर, यानी +7
7। अगर यहां पर 40 मानते हैं, 4 ज्यादा है 5 लोगों पर, यानी 20। 20 और 7 27। 27 को जब 12 में भाग करेंगे 2.25 आएगा। माना 40 था और 2.25 उसमें जोड़ देंगे तो 42 आएगा। जरूरी नहीं है 40 ही मानो भाई, आप यहां 41 भी मान लो। आप बोलोगे सर 41 मान लेते हैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छे। 41 से ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे 0 ज्यादा है, ना कम है ना ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 3। कितने लोगों पे? 5 लोगों पे, तो ये भैया 3 ज्यादा है, यानी कितना हो गया? तो 15 ज्यादा हो गया। अब इसी 15 को ये 12 लोगों में बांट दो। 15 को 12 लोगों में बांटोगे तो 1.25 0.25 आएगा। ठीक है, 1.25 आएगा, 1.25 आएगा। जितना माना था उसमें इतना जोड़ दो, यानी 41 में इतना जोड़ दो, 42.25 आएगा। ये भी आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप यहां पर 42 को औसत मान के चलते हैं, आप सभी कंसेप्ट को समझिए। अगर आप 42 को औसत मान के चलते हैं तो यहां एक की कमी है, कितने लोगों पे? तो 7 पे, यानी -7। यहां 2 ज्यादा है, कितने लोगों पे? 5 लोगों पे, यानी प्लस का 10। कितना आ गया सर? -7 और +10 मिलकर कितना बनाता है? तो बोलेंगे सर 3 बनाता है। इस 3 को बांट दीजिए आप कितने लोगों में? तो 3 को कुल मिलाकर 12 लोगों में बांट दीजिए। ठीक है, स्टेप नंबर 1 होता है पता करना है, स्टेप नंबर 2 होता है डेविएशन निकालना, स्टेप नंबर 3 जो भी आता है उसको टोटल लोगों में बांटना। 3/12 आपको पता है 1/4, और 1/4 को हम क्या कहते हैं? 0.25। अब यहां जो भी ज्यादा आया है कम आया उसको वास्तविक में जोड़ दीजिए। 42 में इतना जोड़ देंगे तो 42.25। ये जो है आपको बहुत कम स्टेप में आंसर दे देगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, आप मेरे कंसेप्ट को सीखते चलिए। आज तो पहली क्लास है सर, दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक तो आपको हम बारूद बना देंगे, इतना हम आपको कह रहे हैं। औसत निकालने के मामलों में आपको हीरो बना के छोड़ देंगे, आप इस बात को ध्यान रखो। बस आप औसत देखते चलो। एमटीएस का ये सवाल जो कि आगे चलकर सीजीएल के मेंस तक पूछा गया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो कहने की जरूरत ही ना पड़े दोस्त, सब्सक्राइब कर करके तो आग लगा दो चैनल पे। ठीक है, आज सबसे ज्यादा अगर हमें जरूरत है किसी चीज की ना, तो वो आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, ये बात आप भी जानते हो। ठीक है, हमें अपने परिवार को बड़ा बनाने की जरूरत है, हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की, जरूरत है आपके प्यार की, तो बस आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, आ जाओ सवाल में कहा गया 50 संख्याओं का औसत 75 है सर। ठीक है, जिसमें शुरू के 25 संख्याओं का औसत 65 है, बोला गया बाकी के 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? सेकंडों में औसत निकालेंगे। अगर मानो यहां पर इस सवाल को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके कुछ ऐसे दे दूं, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिख दिया डेटा, और आप बस मैजिक देखते चलो, और आप यहां बोलोगे सर औसत। मेरे भावनाओं को, मेरे सवालों को समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि हमारे पास 50, देखो 25 ऐसे डेटा हैं, 25 ऐसे डेटा हैं जिनका औसत मान लो यहां पर 11 रुपए है। ठीक है, 25 ऐसे डेटा हैं जिनका औसत 11 रुपए है, और यहां पर मैंने कहा कि 50 ऐसे डेटा हैं जिनका औसत 12 रुपए है। तुम मुझे बताओ कि टोटल औसत कितने का होगा? 25 लोगों का औसत 11 रुपए, 50 लोगों का औसत 12 रुपए, आप मुझे बताओ औसत कितना आएगा? ऐसे सवालों को करने के लिए आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। जो आपका डेटा दिया गया होता है ना, आप उसका रेशियो भी ले सकते हो, अनुपात भी ले सकते हो। तो आप बोलोगे 25 और 50 का क्या ले लो? अनुपात ले लो। 25 को काटोगे तो ये 1:2 बार में कटेगा। ये कितने में कटेगा? 1 और 2 में कटेगा। तो हम इसको कह सकते हैं ये किस रेशियो में है? तो 1:2 में है। ठीक है, अब आप क्या करिए सर, आप अपने तरीके से किसी भी संख्या को औसत मान लीजिए। आपने पहला कदम अपनाया, आपने कहा 11 12, मानो मैं 10 को औसत मानता हूं। मैं कितने को औसत मानता हूं? मैं 10 को औसत मानता हूं। ये 10 से कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। ये 10 से कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। ठीक है, 10 से इसकी तुलना हो गई, 10 से इसकी तुलना हो गई। यहां पर 1 ज्यादा है, और कितने बंदे हैं? तो 1 बंदे हैं, यानी 1 × 1 कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। ये बंदा 2 ज्यादा है, और 2 × 2 कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। तो यहां पर लिख दिया हमने 4। 1 + 4 कितना हो गया? तो हो गया 5। ठीक है, डेविएशन कितने का आया? तो 5 का। इसी 5 को 3 लोगों में बांट दो। इसी 5 को 3 लोगों में बांट दो, 1 ये बंदा और 2 ये बंदा, यानी इस 5 को 3 लोगों में बांट दोगे तो हर किसी में इतना ज्यादा आएगा। तो अगर अब आपको आंसर लिखना है तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर 10 में इतना जोड़ देते हैं, यानी 10 में 5/3 को जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 10 सही 5/3 इज द करेक्ट आंसर। 10 सही 5/3 आपका करेक्ट आंसर आएगा। कल के दिन आपको बड़ी बड़ी देखो क्या कहा, 25 और 50 का औसत निकाल दिया। कल के दिन मान लीजिए कि हमारे सामने ऐसा हो जाएगा कि हमें यहां पर डेटा दिया गया है, और डेटा यहां क्या दिया गया? बोला गया 12 लोगों का डेटा है। ठीक है, फिर उसके बाद 24 लोगों का डेटा है, फिर उसके बाद 36 लोगों का डेटा है, फिर उसके बाद मानो 48 लोगों का डेटा है। और सवाल में कहा गया है कि 12 लोगों का जो डेटा है, जो औसत है वो कितना है? तो 12 लोगों का औसत हमारा 10 हो गया, इसका औसत 11 हो गया, इसका औसत मान लो यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पर औसत जो है मानो 12 हो गया।
ठीक है। अब मुझे इन सभी डेटाओं का क्या बताना है सर? औसत बताना है। आपको इन सभी डेटाओं का क्या बताना है? औसत बताना है। आप औसत कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले एक काम को फोकस करो, ऊपर जो भी दिए गए डेटा हैं क्या वो किसी के अनुपात में है? अगर वो अनुपात में है तो काट दो। हाँ जी, 12 से 1 बार में, 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में और 12 से 4 बार में। इस तरीके से ये सभी के सभी डेटा कट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 आपको क्या सिखाया था? स्टेप नंबर 1 सिखाया था ना सर। स्टेप नंबर 1 में हमने आपको ये सिखाया था कि आप यहाँ पे किसी भी संख्या को औसत मान सकते हैं। आपने कहा हम 10 को औसत मानेंगे, हमने कहा मान लो, और खुशी की बात है, अच्छी बात है। 10 से जब आप 10 की तुलना करेंगे तो कितना आएगा? तो 0 आएगा। 10 से जब आप 11 की तुलना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 ज्यादा मिलेगा। 10 से 9 की तुलना करेंगे 1 कम मिलेगा। 10 से 12 की तुलना करेंगे तो 2 ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 था किसी भी संख्या को औसत मानना। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 ये था कि इसकी तुलना सभी के साथ करना जो आपने किया। ठीक है। उसके बाद इन सभी संख्याओं को जोड़ देना। तो ऐसे नहीं है कि 0 + 1 -1 + 2 सबको जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। उसको देखेंगे कि उसकी कितनी संख्याएं हैं। तो 0 को किसी के साथ गुना करोगे कोई फर्क नहीं। एक लाने वाले यानी ये संख्या एक ज्यादा है और इसके ग्रुप में कितने लोग हैं? 2, यानी 1 × 2 कितना आएगा? तो 2 आएगा। यहां -1 है और इसके ग्रुप में 3 लोग हैं, यानी ये आ जाएगा -3। यहां +2 है और इसके ग्रुप में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, यानी आ जाएगा 2 × 4 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2 × 4 8 हो जाएगा। 8 में 2 को जोड़ो 10 आ गया, 10 में 3 को घटा दो कितना आ गया? 7 आ गया। ये था स्टेप नंबर 2, नेट डेविएशन निकालना। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सर स्टेप नंबर 3 की। तो यहां पर सर जो नेट डेविएशन आया है ना, इस नेट डेविएशन को क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। जितने लोग हैं उनमें बांट दीजिए। लोग कितने हैं? 4 3 7 2 9, ठीक है, और एक 10, यानी सब में बांट दीजिए। तो हर किसी के पास 0.7 आएगा और उसके बाद सीधा का सीधा आंसर लिख दीजिए। माना कितना था? 10, उसमें कितना ज्यादा है? 0.7, यानी 10.7 जो है वो हमारा क्या है? आंसर है। 10.7, बहुत शानदार। विकी सिंह, डॉली महतो, टारगेट एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, बहुत शानदार भाई, सभी बहुत खूबसूरत, बहुत सही तरीके से आंसर दे रहे हो। कीप इट अप। आदिति पाल, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेसिक से जाओगे जीवन खराब हो जाएगा। बेसिक से जाओगे 12 को 10 के साथ गुना, 24 को 11 के साथ, 36 को 9 के साथ, 48 को 12 के साथ, और ये दिमाग के अलावा कुछ जो है बैंड नहीं बजाएगा, बस दिमाग की बैंड बजा देगा। एक थोड़ा सा टफ डेटा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि अगर आपने औसत के कंसेप्ट को मेरे सीख लिया है तो एक थोड़ा सा टफ डेटा बनाओ। यहां पर डेटा है, एवरेज है, मेंस का क्वेश्चन है और मेंस के क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, हम आपको मेंस का सीधा डायरेक्ट सवाल आपको दे रहे हैं। सवाल में आपसे क्या कहा गया? बोला गया देखो 11 लोग हैं, ठीक है, और उनका औसत कितना है? तो उनका औसत 409 है। ठीक, उसके बाद आपको बोला गया है 12 लोग हैं और उनका औसत कितना है? यहाँ पे 12 को छोड़ो, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 11 के जगह पे मानो 22 लोग हैं और इनका औसत कितना है यहाँ पर? तो 411 है। फिर उसके बाद आपने कहा कि 33 लोग हैं और यहाँ पर हर किसी के पास कितना है? तो 410 रुपया है। ठीक, फिर उसके बाद आपने कहा 44 लोग हैं और हर किसी के पास कितना रुपया है? तो बोलोगे सर यहाँ पर 412 रुपए है। ठीक है, 11 लोगों के पास इतने रुपए, 22 लोगों के पास इतने रुपए, 33 लोगों के पास इतने रुपए और 44 लोगों के पास इतने रुपए। इनका औसत बता दो, औसत कितना होगा? मजा आ जाएगा मेरे कंसेप्ट पे। याद दिला दूं, जो बच्चा इसको बेसिक से करना चाहेगा, देखो बेसिक से बेटा तुम कैसे करोगे। अगर बेसिक से करोगे तो बोलोगे 11 लोग हैं, हर किसी के पास 409 है, तो 11 × 409। फिर उसके बाद यहाँ पर 22 को 411 के साथ गुना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 33 को 410 के साथ गुना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 44 को 412 के साथ गुना करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको जो है इन सभी संख्याओं को इतना गुना करने के बाद फिर इसको भाग करना पड़ेगा 11 + 22 + 33 + 44 में, जहां पर आपका हो जाएगा जीवन खराब। इतना करते करते जो है शादी भी हो जाएगी, 2 बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी सवाल का उत्तर नहीं आ पाएगा। इस बात को ध्यान रखो। तो कभी भी अगर औसत में यही सवाल पूछ दिया, और गलत क्या है? गलत क्या है? सवाल तो ये पूछ ही रहा है पेपर में, तो कैसे सॉल्व करोगे? अगर वो ना पूछ के ये पूछ दिया आपसे सिर्फ इसमें, ये 40.9 है, 41.1 है, 41.0 है, 41.2 है, तो बताओ। और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में बोला गया था 11 लोगों का औसत वजन 40.9 है, 22 लोगों का औसत वजन 41.1 है, 33 लोगों का औसत वजन 41 है और 44 लोगों का औसत वजन 41.2 है। टोटल बता दो कितना होगा? हालत खराब हो गई थी भाई साहब लोगों की परीक्षा में।
ठीक है, समय बर्बाद। लेकिन अगर हम इसको कंसेप्ट से सीखे तो हम कैसे सीखेंगे? सीधा का सीधा बोलेंगे सर इसमें से किसी भी संख्या को औसत पकड़ लीजिए। मान लीजिए सर कि हमारा 410 क्या है, 410 ही हमारा औसत है। 410 से क्या हो गया, ये एक कम हो गया, ये कितना ज्यादा, एक ज्यादा, ये कितना जीरो, और ये कितना ज्यादा, दो ज्यादा। कर दिया डेविएशन। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर टोटल डेविएशन टीडी कितने का आया, तो -1 इंटू 11 -11, +1 इंटू 22 तो बोलोगे सर 22 हो जाएगा। 0 को गुना करोगे 0 आएगा, और 2 को 44 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, 88 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, तो इसको भाग करेंगे। कितने लोगों में भाग करेंगे, तो यहां पर इन सभी में भाग करेंगे। आप चाहते तो सर इसको और आसान बना सकते थे। आप ऊपर वाली डेटा का क्या ले सकते थे, रेशियो 11 से काटते चलो और सब के सब कट जाएंगे। 11 से एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में। आपने सबसे पहले क्या किया, ऊपर वाली संख्याओं का रेशियो ले लिया। दूसरा कदम क्या किया आपने, किसी भी संख्या को आपने माना है यहां पर, और अब उसकी तुलना करो। ये -1, ये +1, ये 0 और 2। -1 लाने वाला कितना लोग, एक व्यक्ति यानी -1। 1 लाने वाला कितना लोग, दो लोग यानी +2। ठीक है, 0 लाने वाले कितने लोग, 3 लोग यानी 0 ही लेकर आएंगे, और +2 लाने वाले 4 लोग यानी कितना हो जाएगा, 8। इसको भाग करो और इसको डिवाइड कर दो टोटल लोगों में। 4 3 7 2 9 1 10, यानी सब में 10 में भाग कर दो। 8 और 2 10, 10 में से 1 गया 9, 9/10 कितना आएगा, तो 0.9। यानी साफ तौर पर एक लाइन में आंसर लिखो कि सर आंसरवा देखिए ना, 410 में 0.9 ज्यादा है, यानी 410.9। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ, तो इतना बड़ा जाना बेहतर है या मेरे तरीका सिखाया हुआ ये बेहतर है? आप खुद समझ लीजिए किस तरीके से आप करेंगे और क्या आपका सही तरीका होगा। ठीक, आ जाओ, चलो अगला सवाल देखो। अब आ जाओ यहां पे, क्वेश्चन नंबर देखो। यहां पर बोला गया है मधु के 4 सब्जेक्ट में अंकित जो नंबर है वो 64 हैं। ठीक है, 5वें सब्जेक्ट में उसको 69 नंबर मिलता है। तो बताओ यहां पर कुल मिलाकर उसका मधु का औसत कितना होगा? पेपर का पूछा गया सवाल। आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए सवाल देख के दो ही चीज तो लिखना होता है, एक होता है डेटा और दूसरा होता है एवरेज। डेटा की सर अगर बात करें ना, बहुत ही सिंपल है सर। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में लड़की को कितने नंबर आए हैं? तो 64 नंबर आए हैं। और 5वां सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है? तो 69 नंबर। यानी 5वां कितना सब्जेक्ट होगा? तो एक ही सब्जेक्ट होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 2 सब्जेक्ट है, 3 है, एक ही सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में इतने नंबर और एक सब्जेक्ट में कितना नंबर? तो 69 नंबर हमको टोटल का डेटा बताना है। ऐसे ही कह के दिन कल के दिन कह दिया जाएगा कि विराट कोहली ने 4 आईपीएल में इतने रन बनाए और एक इनिंग में इतना रन बनाया, पांचों का पांचों इनिंग का उनका औसत बता दीजिए कितना होगा। फिर आपसे पूछेगा। हमने क्या कहा? हमने कहा सर एक काम ही करो, आप यहां से किसी को भी औसत मान लो। आपने कहा सर हम 60 को औसत मान लेते हैं। मान लिया आपने। 60 से ये कितना ज्यादा है? तो ये संख्या 4 ज्यादा है। और 60 से कितना ज्यादा है? तो 9 ज्यादा है। मान लिया आपने। ठीक है, कंपेयर कर लिया। पहला कदम औसत मानना, दूसरा कदम इसकी तुलना करना। तो 60 से ये 4 ज्यादा है और 60 से ये 9 ज्यादा है। ठीक, तीसरा कदम क्या हो गया? यहां का हर बंदा 4 ज्यादा है, यानी 4 लोग हैं तो कितना ज्यादा हो गया? 16। यहां का हर बंदा 9 ज्यादा है और कितने लोग हैं? 1 लोग है, यानी 9। अब इसको हमें भाग करना है और बांट देना है जितने लोग थे, 4 और 1 5 लोगों में। तो 16 और 9 25, 25 को 5 से भाग करेंगे आ जाएगा 5। यानी अगर इस सवाल का आंसर देना है तो बोलेंगे सर 60 मान दिए थे, 5 आंसर है, 60 में 5 जोड़ेंगे 65 आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गौर से देखिए सर, आप सीजीएल के एमटीएस के सवाल को लगा रहे हैं। ठीक है, और आप उसको सेकंडों में लगा रहे हैं, वही एमटीएस जिसने इस बार तांडव किया हुआ था। लोगों को तरीका सही नहीं पता होता है, इस वजह से वो सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अगर तरीका पता हो तो गलतियां क्यों होंगी? अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि टाइप नंबर 1 में हम आपको यह सिखाएंगे कि कुछ संख्याओं का, कुछ डेटा का आपको औसत दे दिया गया, औसत निकालने को कहा जाएगा। अब टाइप नंबर 2 में आप यह सीखेंगे कि यदि हम आपको औसत दे देते हैं और उसके बाद कोई एक संख्या को गायब कर देते हैं तो आप औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप औसत कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हम बात करते हैं, यहां पे सिंपल सा बात है कि यहां पर कहा गया 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या कितनी होगी कि हमारा औसत 10 बन जाएगा।
गौर से सवाल को देख लो। 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या कितनी होगी कि टोटल औसत 10 कहलाएगा। यानी सेम सवाल हो गया हमारा यहाँ पर, हमसे कहा जाएगा यहाँ डेटा लिख दो और उसके बाद कहा जाएगा यहाँ पर एवरेज लिख दो। बहुत आसानी तरीके से सर हम सवाल बता देंगे, आप चिंता मत करिए। आप बोलेंगे सर 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 8 है, और उसके बाद कहा गया 7वीं संख्या कितनी होगी, मतलब एक आखिरी 7वीं वाली संख्या x होगी। अगर मानो 6 संख्याओं का औसत 8, एक संख्या का औसत 7, कि टोटल का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, तो 10 आएगा। ये सवाल में दे दिया जाए और ऐसे केस में आपसे बोला जाए कि बताओ x का मान कितना होगा। जैसे सवाल में ये बोल दे कि सचिन तेंदुलकर ने पारियां खेली क्रिकेट में, 6 पारी में उन्होंने 8 रन बनाए, एक पारी में वो कितना रन बनाएंगे कि उनका टोटल जो औसत है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें बताओ कि भैया उस पारी में इन्होंने कितने रन बनाए थे, ये हमसे पूछा जाएगा। कैसे कहेंगे, तो ये टाइप नंबर 2 है और टाइप नंबर 2 को सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप से सॉल्व किया जा सकता है, बस 2 स्टेप और कुछ नहीं। यहां पर हमारा एग्जामिनर हमारे लिए और आसान काम कर देता है, वो हमें औसत दे देता है। यदि वो हमें औसत दे देता है तो यानी वो खुद बोलता है कि बेटा एक काम कर, इसी से सब की तुलना कर दे। ठीक है, तो आपने 10 से तुलना की 8 की, तो कितना आया, -2 आया। कितना आया, -2 आया। और -2 अगर यहाँ के एक बंदे पर आ रहा है तो यहाँ कितने लोग हैं, तो बोलोगे सर यहाँ के एक बंदे पर 2 की कमी है, तो 6 लोगों पर कितने की कमी आएगी, -12 की आएगी। 6 लोगों पर कितने की कमी आएगी, तो आप बोलोगे सर 12 की कमी आएगी। यहाँ का हर बंदा 2 कम है, तो 6 लोग कितने कम होंगे, 12। ठीक है, औसत का मतलब एक तरीके से आपके जीवन में हो गया तराजू, और तराजू कहीं पर भी किसी साइड झुका नहीं होता, हमेशा बैलेंस होता है। यानी अगर कोई बंदा नेगेटिव में है तो उसको और पॉजिटिव करो, और कोई पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करो। यहां पर 12 की कमी है, अगर यहां पर 12 की कमी है ना, ठीक है, यहां -12 है, तो तराजू के दाहिने साइड में +12, ये तराजू का बैलेंस है। इधर -12 तो इधर +12। यहां -12 6 लोगों के चलते आया था, यहां +12 सिर्फ और सिर्फ एक कारण आएगा, यानी इस 12 को आपको 1 से डिवाइड करना है, ये सिर्फ एक व्यक्ति में बटेगा, यानी 12 ज्यादा। तो अगर आपको x का मान निकालना है ना सर, तो 10 में 12 को जोड़ दीजिए, 10 में 12 को जोड़ेंगे 22 आएगा, और 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आप परीक्षा में टिक करके आएंगे और पूरे के पूरे 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, पूरे के पूरे 2 नंबर। ध्यान से देखिए, इसको हमने कंपेयर किया, 2 की कमी 6 लोगों पर, यानी -12। अगर -12 यहां है तो यहां +12 आएगा, और 12 आएगा तो एक व्यक्ति में बटेगा, यानी उसको 12 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो x का मान 10 जमा 12 यानी 22 हो जाएगा। अब जरा अगला सवाल मेरा आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए आंसर। ठीक है, अगला सवाल यहां पर सामने है, इस सवाल का आंसर बता दीजिए जल्दी से। सवाल में हमने आपसे क्या कहा है, आ जाइए। सवाल में कहा है कि 50 संख्याओं का औसत 75 है, पहले 25 संख्याओं का औसत 65 है, तो आखिरी के 25 संख्याओं का औसत कितना होगा, बताइए। एमटीएस का पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है, डेटा पे देखिए सर, यहां डेटा हो गया और यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर एवरेज हो गया। कहा गया 50 संख्याओं का औसत कितना है, तो 75 है। ठीक है, जिसमें शुरू के 25 संख्याएं, शुरू के 25 संख्याओं का औसत कितना है, तो 65 है। आखिरी के 25 संख्याओं का औसत बता दो कि कितना होगा, आखिरी के 25 संख्याओं का औसत बता दो कितना होगा। आपके सामने सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, कैसे बताओगे कि 25 संख्याओं का औसत 65 है, इस 25 संख्याओं का औसत कितना होगा, कि टोटल कुल मिलाकर ये 25 + 25 यानी इन 50 संख्याओं का औसत कितना आएगा, 75 आएगा। पेपर में ऐसे बोला जाएगा, 75 को कहां लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर आप डेटा का अनुपात ले सकते हैं तो डेटा का अनुपात ले लीजिए। ये किस अनुपात में है, तो 1:1 में है। ये 1:1 में है सर, 1:1 में है, बस बात खत्म। अब 75 से यहां कितने की कमी है, तो 75 से 10 की कमी है। 10 की कमी एक बंदे पे, यानी कितना लिखोगे, तो -10। तराजू का मतलब क्या होता है, तराजू का मतलब बैलेंस होता है। अगर यहां पर 10 की कमी है तो यहां 10 ज्यादा आएगा, यानी यहां +10 आएगा। और ये 10 कितने लोगों में बटेगा, एक व्यक्ति में, यानी यहां पर 10 / 110 ही होगा। तो x का मान क्या होगा, जो हमारा औसत था यानी 75, उसमें हम यहां 10 को जोड़ देंगे, 75 + 10 85 आ जाएगा। इससे अगर धरती पर कोई आसान तरीका हो गया ना, तो मुझे भी बताना, मैं भी जरूर सीखूंगा। ठीक है, आज मुझे इंस्पेक्टर इसी तरीकों ने बताया है, यही तरीके मुझे वहां तक लेकर गए हैं जिसने मुझे सीजीएल में एक अच्छे इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट तक दी है। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखो। तो ये बात समझ लो आप अपने मन में कि अगर आपको सिलेक्शन लेना, इंस्पेक्टर बनना है तो ये तरीका बहुत जरूरी है। करना कुछ भी नहीं है सर, 75 से 10 कम है, एक संख्या है यानी -10। अगर ये -10 है तो ये +10 होगा, और ये कितने लोगों में बटेगा, तो एक व्यक्ति में यानी +10। 75 में 10 को जोड़ दीजिए, 85 आपका करेक्ट आंसर आएगा। बस भैया अप्रोच सीखिए आप रोज मुझसे, आप मुझसे अप्रोच सीखिए, अपने पेपर के लिए अप्रोच सीखिए। सर आपको आग ना लगा दिया ना पेपर में, आपने आग ना लगा दिया पेपर में, आप फिर मुझसे कहना, ठीक है, कि हाँ सर वही औसत का सवाल था जो बच्चों को रुला रहा था, और वही औसत का सवाल है जिसको हम रुला कर लेकर आए हैं। डायलॉग परिवर्तन हो जाएगा, गेम पलट कर आ जाएंगे आप पेपर में। आप अभी ये मत देखिए कि एमटीएस का सवाल करवा रहे हैं, आप ये भी देखिए साथ में, यही एमटीएस का सवाल आगे चलकर सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है। अब ये सवाल देखो, 21 डेटा का औसत कितना है, तो 36 है, ठीक है, जिसमें पहले 12 डेटा का औसत कितना है, तो 15 है। बोला गया है बाकी 9 डेटा का औसत क्या है, बाकी 9 डेटा का औसत क्या है। यहां पर बोलेंगे सर ये हमारा डेटा हो गया और ये हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। बोला गया 12 डेटाओं का औसत 15 है, 12 डेटा का औसत कितना है, तो डेटा हमारा 12 है, औसत हमारा कितना 15 है। उसके बाद यहां पर 9 डेटा जो है उनका औसत x है। इस तरीके से 12 और 9 21, कुल मिलाकर 21 डेटाओं का औसत कितना आ जा रहा है, तो 36 आ जा रहा है। आप x का मान बताओ। सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला कदम क्या, तो पहला कदम इन दोनों का अनुपात लेना। 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार में। डेटा का अनुपात लिया जा सकता है, औसत का अनुपात नहीं लिया जा सकता, ठीक है, ले लिया। दूसरा यहां पर 36 है, अब इसके साथ तुलना करो, इसके औसत की और इसके औसत की। 36 से तुलना करोगे 15 की, कितने की कमी, 21 की। अगर 21 की कमी एक संख्या पर है तो यहां कितनी संख्याएं हैं, 4, तो -21 इंटू 4 कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, तो बोलोगे सर 84 आ जाएगा। अगर यहां माइनस का 84 आएगा मेरे भाई, तो इसी का उल्टा यहां पर होगा, यानी +84 यहां होगा, क्योंकि माइनस और प्लस मिलकर बराबर हो जाएंगे 0, तभी तो तराजू बैलेंस होगा, ठीक है। यहां पर 21 की कमी 4 लोगों पर -84, यहां 21 ज्यादा होगा 4 लोगों पर, यानी +84। अब ये 21 ये 84 जो है ये कितने लोगों में बटेगा, तो 3 लोगों में। कहते हो ना फलाना चीज कटेगा तो सब में बटेगा, बस वही बात है। ये 84 कटेगा तो 3 लोगों में बटेगा। अब यहां पर ये कटेगा तो कितने लोगों में बटा, तो 3 में, यानी 3 इंटू 2 6, ठीक है, और 28, यानी कितना ज्यादा सर, तो 28 ज्यादा, यानी यहां का हर बंदा 28 ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, औसत से, यानी x की वैल्यू 36 है, ठीक। प्लस आएगा तो उसमें प्लस कर देंगे, माइनस आएगा माइनस कर देंगे, तो बोलोगे सर 64 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी फॉर कहो ना प्यार है, अपने सपनों से प्यार है, अपने मंजिल से प्यार है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज हम आपको ग्रुपिंग पढ़ा रहे हैं। ग्रुपिंग क्या पढ़ा रहे हैं, इतने ग्रुप का औसत ये है, उतने ग्रुप का औसत ये है, उतने ग्रुप का औसत ये है। कल के दिन हम आपको और तगड़े लेवल का पढ़ाएंगे, इस बात की चिंता मत करो, ठीक है। कल आपको एक और नया टाइप हम पढ़ाएंगे। अभी एक और सवाल को देखो, यहाँ पे कहा गया 8 संख्याओं का औसत 14 है, जिसमें 6 संख्याओं का औसत 16 है। बोला गया है बाकी 2 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए, बाकी 2 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए। तो ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप जो है मेरे दिए गए तरीके से आप इसको बताइए, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को दीजिए, ठीक है। साथ में आप एक और बात को समझ लीजिए, अभी औसत में आपको क्या क्या पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको ये बताऊं तो अभी आपको पढ़ाना है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि अभी आप जैसे मानो कि मैंने ऐसे कह दिया कि 4 बच्चों का औसत 40 रुपए है, एक टीचर इस क्लास में आ जाती है और अब 5 लोगों का औसत 50 हो जाता है। तो बताओ वो जो टीचर आई थी उसका औसत कितना था, ठीक है। 4 बच्चों की औसत आयु 40 है, एक टीचर आ गई जिसके चलते सबका 50 हो गया औसत, वो टीचर का औसत वजन कितना है। इंक्लूजन का सवाल। दूसरा दूसरा अगर हम आपसे ये बात करें तो इंक्लूजन के साथ साथ आपका हो जाएगा एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके क्लास में हर किसी के पास कुछ ना कुछ रुपए हैं, कुछ लोग आपके कक्षा को छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे या तो औसत में कमी आएगी या बढ़त आएगी। तो जो व्यक्ति छोड़कर जाएगा वो औसत कितना लेकर जाएगा। तीसरा होगा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे मानो कुछ लोग हमारे क्लास में हैं और उसमें से हमने क्या कर दिया, कुछ को बाहर भेज दिया और कुछ को उनके स्थान पे बुला लिया, तो इसके चलते औसत में क्या प्रभाव पड़ा। यानी अगर हम बात करें तो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिप्लेसमेंट। और क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो फिर हम पढ़ेंगे नए जितने भी टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी, मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है जो मुझे आपको औसत में पढ़ाना है। साथ में एक और बात बताएं तो ये जैसे सवाल मैंने आपको कराया ना, इस सवाल को सेकंडों में हल करने का एक और तरीका है। और सेकंडों में हल करने का क्या तरीका है, आप इसका आंसर देखो 64 आया ना, अगर आपके जगह हम परीक्षा दे रहे होते तो इस सवाल को हम 1 सेकंड में कर लेते। कैसे करते हम आपको वो बता देते हैं, ये हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे, अभी सिर्फ हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। कभी भी अगर ऐसा हो तो नया वाला मेंबर बराबर आप ऐसे समझ लो, ठीक है नया वाला मेंबर बराबर पुराने लोगों का औसत कितना है, तो बोलोगे सर पुराने लोगों का जो औसत है, पहले 12 डेटा का औसत हमारा 15 है, तो बोलेंगे सर 15। उसके बाद 15 से बढ़कर डेटा हमारा कितना हो गया, तो 36 हो गया। 15 से 36 में कितना बढ़ गया, तो बोलोगे सर 21 का बढ़त है। और कितने लोगों पर यह बढ़त होगा बताओ, फाइनल मेंबर, तो फाइनल मेंबर हमारे कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो फाइनल मेंबर यहां पर हो जाएंगे हमारे 21। ठीक, फाइनल मेंबर कितने हो जाएंगे, तो 21। और ये कितने लोगों के कारण होगा, ये कितने लोगों के कारण होगा, यहां पर ये बात बता दो जरा, ये कितने लोगों के कारण होगा, यहां पर ये बात बता दो। तो बोलोगे सर यहां पर ये जो है, ठीक है, कितने लोगों के कारण होगा यहां पर, तो आप बोलोगे सर ये जो 21 बढ़ रहा है, ये आपको शॉर्टकट एक लाइन में बता देंगे, 15 जमा 21। ठीक है, कभी भी नया वाला मेंबर देखो, नए वाले मेंबर का बराबर पुराने वाले का औसत जमा जितने का इंक्रीज या डिक्रीज है इनटू फाइनल मेंबर डिवाइडेड बाई जितने लोगों के कारण हुआ है, 9 लोगों के कारण हुआ है। 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 7 बार में जाएगा, 3 से 7, फिर इसको पूरा जोड़ जाड़ के आप लेकर आओगे। कल की वीडियो में आपको इंक्लूजन का कंसेप्ट बताएंगे जिसमें आप इस सवालों को सेकंडों में कर पाओगे। आपका डायरेक्ट आंसर 64 आ जाएगा, वो कल की वीडियो में आप सीखोगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपको कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो उसकी चिंता की बात नहीं है। बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल रात को 8:30 बजे मौजूद रहिएगा। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर कोई भी जो है इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा तो सेकंडों में कैसे बनाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों को हमारा मैथ स्पेशल बैच नहीं पता है, जो सीजीएल को लेकर भावनात्मक रूप से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रैंक लेकर आना चाहते हैं, यूट्यूब से तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो प्री और मेंस को दोनों को साथ साथ खत्म करना चाहते हैं कि हमारा प्री भी अभी खत्म हो जाए, हमारा मेंस भी खत्म हो जाए। अभी क्या पता हो सकता है हमें प्री के जस्ट 1 महीने के बाद मेंस हमारा पेपर ले लिया जाए, तो हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। 2 बार से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कम से कम इस बार सिलेक्शन हो जाए और बढ़िया तरीके से हो, तो आप मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे कहां से, गूगल प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आपको कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस मिल जाएगा सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, वैलिडिटी जो होगी वो लाइफ टाइम होगी, हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक, इसी तरीके से मैथ का बैच है तो रीजनिंग का भी वीओडी बैच है। जैसे अभी रीजनिंग में विक्रमजीत सर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं और आपको अपना रीजनिंग कंप्लीट करना है, तो आप रीजनिंग में जो है यहाँ पर रीजनिंग का पूरा वीओडी बैच लेकर कंप्लीट कर सकते हो उनका। रीजनिंग वीओडी बैच फीस बहुत ही कम है, यहाँ पर 699 है, 499 नहीं है, माफ करेंगे 699 है। 699 फीस में आपका अवेलेबल है, आप ले सकते हो, बहुत ही कम फीस। इसी तरीके से रीजनिंग की भी 699 फीस है। साथ में रीजनिंग गुरु बुक भी है हमारे ही एप्लीकेशन पे, इसी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, जहां से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो रीजनिंग बुक को, और उसको आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो अपने दोनों टेलीग्राम पर डाल देंगे, हमारे 2 टेलीग्राम है, दोनों पर पीडीएफ डल जाएगी, मौज करिएगा। ठीक है, और पीडीएफ को जरूर लगाइएगा डाउनलोड करके। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे वो एप्लीकेशन हो गया, टेलीग्राम हो गया या डिटेल हो गया बैच के। ठीक है, और हमारा जो है चैनल भी साथ में इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे तरीके से। सभी टीचर्स का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, जीएस का भी बैच अवेलेबल है, जीके का भी है, सब कुछ है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आप जाके देखोगे तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर देखें आप सभी कोर्सेस को। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अभी 10 बजे से साइंस स्पेशल क्लास आप लोग की स्टार्ट होगी सुशांत सर की, उसको भी देखें। और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में हो या फिर एवरेज के बारे में हो, जो भी आपको डाउट है, जो भी है परेशानी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो बात आपको अच्छी लगी वो भी आप बताएं, दूसरे बच्चे को भी इंकरेज करें, और साथ में एक प्लेज भी लीजिए आकर आज कमेंट बॉक्स में। जितने बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, लिखकर मुझे जरूर बताइए कि हाँ, आज के वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सपना बने हैं। और अगर आपने यहां लिख दिया तो समझ लीजिए आप बन गए। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए हाँ भैया हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, तब तक मिलते हैं कल के लिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।